हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है बी और नाइट। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड चेंग को, जो कि चलते हुए ऑडियंस को अपनी ट्रैजिक बैक स्टोरी बता रही होती है कि कैसे बचपन में उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। इसी कारण से शांग फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया और उसकी शादी अपने ग्रैंडसन से करवा दी थी। और उस रात से पहले सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। चेंग फिर चलते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है, जहाँ वो रिसेप्शन पर डॉक्टर से रूम नंबर 103 के पेशेंट के बारे में पूछती है। वो पेशेंट कोई और नहीं बल्कि चेंग को अडॉप्ट करने वाली ग्रैंड माँ थी। डॉक्टर बताता है कि उनकी कंडीशन थोड़ी सी सीरियस है, उन्हें कुछ भी हो सकता है। जो सुनकर वो ग्रैंड माँ को मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो उनको देखकर काफी इमोशनल हो जाती है। ग्रैंड माँ होश में आने के बाद सबसे पहला सवाल उसे अपने ग्रैंडसन टिंग के बारे में ही पूछती है, जिस पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टिंग का सर वाज पर लगता है, जिसे कि चेंग ने अपनी जान बचाने के लिए मारा था। पर वो ये बात ग्रैंडमा को नहीं बताती और कह देती है कि वो साउथ एशिया में बिजनेस के लिए गया हुआ है। चेंग फिर अकेले टेंस्ड कोने में खड़ी हुई थी और अपने और टिंग के आर्ग्यूमेंट के बारे में सोचती है, जहाँ पर लड़ाई में गलती से वो उसे मार देती है, जिस वजह से उसके सर में चोट आ गई थी। तभी उसके असिस्टेंट शेनी चेंग को आकर बताती है कि टिंग ठीक है, वो डॉक्टर शेन के क्लिनिक में, लेकिन उसकी कंडीशन खराब होने के कारण हो सकता है कि वो अभी कुछ टाइम तक होश में ना आ पाए। टिंग जिंदा है, ये सुनकर उसे राहत मिलती है। वो अब शेनियो को ग्रैंडमा का हॉस्पिटलाइजेशन को रिन्यू करके उसके साथ योन्जू जाने की बात करती है और वो उसे जाने की प्रिपरेशन करने को कहती है। सीन अब शिफ्ट होता है और हम स्टोरी के 1 साल पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर योन्जो में चेंग को किसी लैंड के इशू में टिंग के जैसी आइडेंटिकल देखने वाले आदमी ने किडनैप कर लिया था। उसे पहले देखने पर चेंग को लगता है कि वो टिंग है, लेकिन फिर रियलाइज होता है कि वो सिर्फ उसके जैसा दिखता है। वो जब उससे पूछती है कि वो कौन है, तो वो उसका जवाब देने की जगह उसे लैंड रिलेटेड सवाल करता है। जिस बीच वो चेंग के हाथ जो बंधे हुए थे उन्हें खोल देता है और बताता है कि वो टिंग का भाई है, जिसका नाम यीरान है। फिर वो उसे लैंड के डिस्प्यूट से रिलेटेड बातें करने लग जाता है, जिसमें टेल्स आने पर लैंड शियांग फैमिली की हो जाएगी और हेड आने पर वो चेंग को पानी में गिराकर उसे मछलियों का खाना बना देगा। अब यीरान ये बेट जीत जाता है और चेंग को पानी में गिरा देता है। वो उसे बोलता है कि इस लैंड को भूल जाओ, वरना अगली बार तुम्हें समुद्र में फेंक दूंगा। और शियांग फैमिली में अगर उसने किसी को भी उसके बारे में बताया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। चेंग इस डिसरिस्पेक्ट की बात बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और कुछ ही टाइम में वो ईरान को जेल पहुंचा देती है 6 महीनों के लिए। सीना फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर शेनी चेंग से पूछती है कि क्या वो सही में ईरान की मदद लेगी शादी के लिए। तो बताती है कि इस शादी को देखना ग्रैंड माँ की आखिरी इच्छा है, तो इसे पूरा करने के लिए वो कुछ भी करेगी। वो ईरान के एरिया के पास पहुंचने के बाद वहाँ से बैकअप में गुंडे रखकर खुद अकेले अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो उसे पहचान लेता है और पूछता है कि 1 साल बाद तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। तो वो उसे बताती है कि वो अपने किए के लिए माफ़ी मांगने आई है और उसे कुछ पैसे देती है। ये सुनकर उसके दोस्त हंसने लग जाते हैं और चेंग को परेशान करने के लिए उसके पास जा रहे थे, लेकिन ईरान उन्हें रोककर वहाँ से भेज देता है। चेंग अब ईरान को बताती है कि अगर वो उसकी मदद करेगा फेक टिंग बनकर, तो जितना भी पैसा मांगेगा वो उसे दे देगी। ये सुनते ही वो गुस्सा हो जाता है और उसे निकल जाने के लिए कहता है और उसके पैसे देकर उसे सीधा बाहर निकाल देता है। पर जैसे ही गेट के बाहर ईरान निकलता है तो देखता है कि चेन उसे अपने साथ लेकर जाने के लिए काफी सारे गुंडे भी लेकर आई थी। ईरान अब पहले भागकर उन गुंडों को एक अकेली जगह पर लेकर जाता है और फिर उनसे फाइट करने लग जाता है। जैसे ही चेंग वहाँ पर आकर देखती है कि उसने सभी गुंडों को मार गिराया है, तो वो ये देखकर डरने लग जाती है। जब ईरान उसके पास आ रहा था तो वो उसे गन निकालकर फायर कर देती है, लेकिन ईरान उससे गन छीन लेते हैं और दीवार पर फायर करने लग जाता है। जब राइफल के अंदर एक गोली बचती है तो वो उस गन को चेंग के फेस पर रखता है, जिस वजह से वो इमोशनल होकर रोने लग जाती है। पर ईरान रुक जाता है। वो बोलता है कि तुम पहले से काफ़ी बदल चुकी हो, लेकिन मुझे अकेला छोड़ दो। उसी वक्त वहाँ पर ईरान की दोस्त भी आ जाते हैं, जो उसे हाउंड के आने की बात बताते हैं, इसीलिए वो चला जाता है। ईरान अब जैसे ही हाउंड से मिलने के लिए जाता है तो उनमें कुछ अनबन हो जाती है और जैसे ही हाउंड उसके ऊपर गन पॉइंट करता है तभी वहाँ पर एक कार आकर हाउंड को हिट कर देती है। जब ईरान देखता है तो उस कार के अंदर से चेंग निकलती है। अब ये लोग हाउंड की बॉडी को उठाकर छुपा देते हैं। एक पल के लिए चेंग को लगता है कि उसने हाउंड को मार डाला, लेकिन चेक करने पर उसे पता चलता है कि वो अभी जिंदा है, बस बेहोश हो गया था। जहाँ पर उसकी बॉडी को चेक करता हुआ देख ईरान उससे पूछता है कि अगर उसको ना मार डालने की इतनी फिक्र थी तो उसने उसे गाड़ी से टक्कर क्यों मारी। इस पर चेंग बताती है कि उसको अभी ईरान की बहुत ही ज़रूरत है और उस काम के लिए वो जितने भी पैसे बोलेगा उतने देने को तैयार है। अब जब वो उसकी बात सुन ही रहा था तभी उसे वहाँ पर किसी के कार रुकने की आवाज़ आती है, इसलिए वो चेंग को लेकर
देखकर छुप जाता है। चेंग वहाँ पर छुपते हुए ईरान से अपने ऑफर को एक्सेप्ट करने की बात करती है, लेकिन वो उसे साफ मना कर देता है। जो सुनने के बाद वो कहती है कि अगर वो उसकी हेल्प नहीं कर सकता है तो वो इसके बदले चाहेगी कि वो मर ही जाए, इसलिए वो उसे उस जगह से बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी ईरान उसकी नेक पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और छुपा देता है। लेकिन कार में जो लोग थे वो ईरान की आवाज़ सुन लेते हैं और वहाँ पर आ जाते हैं। बिशप का एक गुंडा आकर ईरान के सर पर पॉइंट कर देता है और फिर वहाँ पर बिशप भी आ जाता है। बिशप यहाँ पर उसे तिंग समझ रहा था और पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। जैसे ईरान को रियलाइज़ होता है कि वो उसे उसका भाई तिंग समझ रहा है तो वो उसे उसी की तरह जवाब देकर कहता है कि उसको यहाँ पर अजूरे ड्रैगन में कुछ काम था। जो सुनकर बिशप वहाँ से चला जाता है। फिर बिशप का साथी उसे आज की ईरान के साथ एक डील के बारे में पूछता है, पर तिंग खुद ही यहाँ पर था तो वो उनकी डील कैंसिल करने के लिए सोचता है। बिशप के वहाँ से निकल जाने के बाद ईरान चेंग को लेकर अपने बार्बर हाउस में जाता है और चेंग के ऑफर के बारे में सोचने लग जाता है। बार्बर शॉप में हम देखते हैं कि ईरान बिल्कुल तिंग जैसे ही रेडी होता है और सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि चेंग की मुलाकात ईरान से 2-3 बार ही हुई थी, पर वो तीसरी मुलाकात चेंग को याद नहीं थी। जब चेंग रोड क्रॉस कर रही होती है तभी उसे तिंग के जैसा कोई दिखाई देता है। उसके साथ कुछ टाइम तक आई कांटेक्ट भी होता है, पर वहाँ से ट्रेन निकलने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है और असली तिंग के साथ वो वहाँ से चली जाती है। सीन अब चेंग पर शिफ्ट होता है। जैसे वो होश में आती है तो शॉक हो जाती है क्योंकि उसको तिंग और ईरान में कोई भी डिफरेंस नहीं लग रहा था। वो पूछती है कि उसने क्या डिसाइड किया तो वो कहता है कि उसे उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है और वो उसके साथ वापस जाएगा। अब वो तिंग और ईरान को इतना आइडेंटिकल देखकर शॉक में पूछती है कि क्या सही में तुम दोनों ट्विन ब्रदर्स हो, क्योंकि इतने टाइम तक श्यांग फैमिली के साथ रहने पर भी उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। तो ईरान बोलता है कि मैं तो तुम्हें बाई चांस मिल गया और श्यांग फैमिली में कोई उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं जानता है। फिर चेंग की इतने डेस्परेशन को देखकर वो उससे तिंग के बारे में पूछता है कि कहीं वो मर तो नहीं गया है। इस पर चेंग उसे झूठ बोलती है कि वो बिजनेस के लिए साउथ एशिया गया हुआ है। ये कहकर चेंग वहाँ से निकल जाती है और कल आने के लिए बोलती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि ईरान अपनी मॉम की ग्रेव के पास बैठकर कुछ पेपर्स जला रहा होता है और दूसरी तरफ चेंग ईरान से मिलने से पहले अपनी असिस्टेंट शे को ईरान की मॉम की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहती है। सीन अब यहाँ से 15 साल पहले शिफ्ट होता है, जहाँ पर ईरान की मॉम रियून काम कर रही होती है। तभी ईरान वहाँ पर चोट लगाकर आता है। अब अपने बेटे को ऐसे देखकर मॉम उसे पूछती है तो वो उनको बताता है कि बाकी बच्चे उसकी मॉम के बारे में और बुरा बुरा बोल रहे हैं, इसलिए उसने उनसे लड़ाई कर ली। तो मॉम अब उसे एक्सप्लेन कर रही होती है कि उन्हें यहाँ पर यूनसो में रहना अच्छा लगता है, इसलिए वो यहाँ पर ईरान के साथ रहती है। वो बाकी लोगों की बातों को माइंड ना करे। प्रेजेंट में चेंग ईरान को लेने के लिए आती है, पर देखती है कि उसकी बार्बर शॉप में आग लगी हुई थी, जो देखकर वो डर जाती है और ईरान को देखने के लिए अंदर जा ही रही थी कि तभी वो वहाँ से बाहर आ जाता है। चेंग फिर उसे पूछती है कि उसने शॉप को क्यों जलाया, तो बोलता है कि तिंग बनने के लिए उसको ईरान की आइडेंटिटी मिटानी पड़ेगी ताकि कभी किसी को भी कुछ पता ना चले। जिसके बाद दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और हाउंड ईरान को सुबह मारने के लिए ढूंढता फिरता है, पर वहाँ पर आग देखकर ईरान के दोस्तों को बोलता हुआ सुनता है कि ईरान को किसी ने गोली मारकर उसकी शॉप में उसे जिंदा जला दिया, जिसकी मरने की खबर सुनकर हाउंड भी फिर वहाँ से चला जाता है। इधर रेलवे स्टेशन पर उतरते ही चेंग ईरान से खाने का पूछती है, पर वो मना कर देता है, लेकिन फिर भी वो उसे रोककर थैंक यू गिफ्ट देती है उसकी मदद करने के लिए और बोलती है कि इस मदद के बदले में मैं तुम्हें खूब सारे पैसे दूंगी। ईरान अब उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट की जगह पिंकी प्रॉमिस करने को कहती है। पहले तो उसे वियर्ड लुक देता है, पर फिर थोड़ी देर बाद वो उसे पिंकी प्रॉमिस कर देता है। तो इसके बाद दोनों स्माइल करते हैं और एक दूसरे के पार्टनर्स बन जाते हैं। अब जैसे ये लोग स्टेशन से निकल रहे होते हैं तभी चेंग उससे पूछ लेती है कि तुमने मेरे साथ आने के बारे में कैसे डिसाइड किया, पर वो इसका जवाब दिए बिना ही उससे पूछता है कि आखिर तुम क्यों चाहती हो कि मैं अपनी भाई की जगह लूँ। इसके जवाब में वो कहती है कि वो उसे सही समय आने पर बता देगी। जैसे वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे तो वो उसे तिंग की और भी चीज़ें बता देगी और फिर उन दोनों की शादी भी हो जाएगी। शादी की बात सुनते ही ईरान शॉक हो जाता है क्योंकि सबको लगता था कि तिंग और चेंग की शादी हो चुकी है, पर ऐसा असलियत में हुआ ही नहीं था। ये दोनों फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहले तो वो उसे अपने सीक्रेट हाउस में लेकर जाती है, जहाँ ईरान कुछ टाइम के लिए रहेगा। चलते चलते अब वो उसे बता रही होती है कि उसमें और तिंग के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, जैसे कि तिंग को पोलन एलर्जी है। घर पहुंचने पर भी वो उसे और चीज़ें बताती हैं और ईरान की हैंडराइटिंग वगैरह सबका टेस्ट लेती है ताकि वो अच्छे से तिंग को इमीडिएट कर पाए, क्योंकि ईरान तिंग से थोड़ा कमज़ोर है, इसीलिए वो उसे रात भर बारिश में भी भीगने के लिए छोड़ देती है
ताकि वो इस झूठ को भी सच दिखा सके कि तिंग की साउथ ईस्ट एशिया वाली ट्रिप के बाद तबीयत खराब हो गई थी। फिर वो उसे बारिश में छोड़कर अंदर चली जाती है और देखती है कि उसकी असिस्टेंट ही वेट कर रही थी। वो अब चैंग को एक डॉक्यूमेंट देती है जिसमें ईरान के बारे में सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं और साथ ही साथ उसे ये भी बताती है कि उसकी ग्रैंडमा को डिस्चार्ज मिल गया है। चैंग ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी बारिश में भीगा हुआ ईरान अंदर आ जाता है और हॉट शावर के बारे में पूछने लगता है, जिसे बताकर अब वो शांग फैमिली के घर में चली जाती है। कुछ दिनों बाद अब शाम को ग्रैंडमा चैंग से उसकी वेडिंग ड्रेस पहनकर दिखाने को कहती है, जहाँ पर वो उसे वेडिंग ड्रेस में देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है। वो अब उसे तिंग के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर गया हुआ है, तो बताती है कि वो बिजनेस पर्पज से साउथ ईस्ट एशिया गया हुआ है। तभी एक सर्वेंट आकर चैंग को बताती है कि तिंग वापस आ गया है, जिसका नाम सुनते ही वो कमरे से निकल जाती है और भागकर घर के हॉल में पहुंचती है। वहां पर तिंग को देखकर वो एक बार कंफ्यूज हो जाती है। ईरान अब चैंग को गले लगा लेती है, जहाँ वो उसे पूछता है कि क्या अब उसमें और तिंग में कोई डिफरेंस तो नहीं लग रहा ना, जिसका जवाब वो दे ही रही थी कि तभी पीछे से तिंग की आंटी रोलन की आवाज़ आती है। अब क्योंकि चैंग ने उसे पहले ही तिंग की फैमिली के बारे में बता दिया था, इसलिए ईरान को आंटी को पहचानने में दिक्कत नहीं हुई। आंटी अब उसे तिंग समझकर बात करने लग जाती हैं और बातों बातों में पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि तिंग थोड़ा सा बदला बदला लग रहा है, जहाँ वो आंटी का ऐसा फेस देखकर बोलता है कि साउथ ईस्ट एशिया वाले बिजनेस ट्रिप पर उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उन्हें ऐसा लगा होगा। वो अब यहाँ पर ईरान की पर्स चेक करती है और चेक करने के बाद वो सीओ को बुलाकर उसके लिए चिकन हॉट सूप बनाने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर अंकल यू आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो अपनी ग्रैंडमा से मिला, जो सुनते ही चैंग ईरान को कहती है कि वो अभी बाहर से आया है तो बेटर रहेगा कि वो पहले नहा ले और फिर ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाए। फिर वहाँ से उसे लेकर तिंग के रूम पर चली जाती है। वह अब उसके रूम में सामान देख ही रहा था कि तभी चैंग उसे वेडिंग रिंग देती है ताकि वो उसके साइज के हिसाब का ही हो। वो रिंग ट्राई करने के बाद चैंग से उसके और तिंग के रिलेशनशिप के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे लगता था कि तिंग और चैंग चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हैं, लेकिन वो इस चीज़ का जवाब नहीं देती, जिसे ऐसे देखकर वो अब उससे वेडिंग की बात करता है, क्योंकि उस वक्त तो उन लोगों को किस भी करना होगा ना। जो सुनकर ऑकवर्डनेस में चैंग कहती है कि वो उसे संभाल लेगी। अब जैसे ही वो कमरे से जाता है तो ओयाई उसके सूट का नाप लेती है। चैंग ईरान को तिंग के स्कार के बारे में बताती है, जो कि उसे कुछ दिन पहले ही हुआ था, तो वो उसे सेम साइड पर बर्न करने के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वो इस पेन को सहे और वहाँ से चली जाती है। रात में अब ग्रैंडमा बाहर अंकल यू के साथ गार्डन में होती है और अपनी बेटी रिवन के बारे में सोच रही होती है। वो याद करती है कि उनकी गलतियों के कारण उनकी ही बेटी ने उनकी फैमिली से नाता तोड़ लिया था। दूसरी तरफ चैंग असिस्टेंट शी का दिया हुआ डॉक्यूमेंट्स पढ़ती है और उसे रियलाइज होता है कि ईरान भी ग्रैंडमा शियांग का ही ग्रैंडसन है, और रियलाइज होता है कि शायद वो यहाँ पर अपनी मॉम के बारे में जानने के लिए आया है। तभी ईरान भी ग्रैंडमा के पास जाने के लिए वहाँ पर आता है, जिसे देखकर चैंग भागी भागी उसके पास जाती है और ईरान का हाथ रोक लेती है और पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जैसे ही ग्रैंडमा चैंग की आवाज़ सुनती है तो नींद से उठ जाती है और ईरान को तिंग समझकर काफ़ी खुश हो रही थी। वो उसका हाथ अब चैंग के हाथ में देती है और कहती है कि वो दोनों आराम से जाकर सो जाए, अपनी ग्रैंडमा की तबीयत के बारे में चिंता ना करे। इसलिए अब चैंग ईरान का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर जाती है और उसे उसका शांग फैमिली में आने का रीज़न पूछती है, जिस पर वो बताता है कि उसको उसकी मॉम का रिवेंज लेना था, पर अभी उसको उसकी सिस्टर इन लॉ से शादी करनी पड़ रही है। ईरान फिर उससे पूछता है कि तिंग को भी कुछ हुआ होगा ना, तभी वो उसे उसकी जगह पर लेकर आई है। वो अब चैंग को सोफे पर बैठने के लिए बोलता है। फिर वो उसे ग्लास का टुकड़ा दिखाता है जिस पर तिंग का खून लगा हुआ था। उस टुकड़े को देखकर वो शॉक हो जाती है। ईरान बोलता है कि उन दोनों की ही सीक्रेट्स हैं, तो बेटर ये रहेगा कि वो दोनों एक दूसरे के सीक्रेट्स को संभाल कर रखें और उनके बारे में एक दूसरे से क्वेश्चन ना करें। ग्लास का टुकड़ा देखकर वो ऑलरेडी शॉक में थी। अब वो ये बोलकर चली जाती है कि कल शादी है तो वो अच्छे से सो जाए। अगले दिन अब चैंग और ईरान की शादी होती है। स्टार्टिंग में चैंग थोड़ी सी नर्वस थी, पर ईरान जब उसे सेफ फील करवाता है तो उसकी नर्वसनेस खत्म हो जाती है। आइल पर अब वो दोनों फाइनली वेडिंग वाउज लेते हैं। उसे शादी करने के लिए हाँ बोलता है, लेकिन जब चैंग की बारी आती है तो वो थोड़ा सा पास में चली जाती है, जहाँ पर उसे याद आता है कि कैसे उसे तिंग अच्छे से ट्रीट नहीं करता था और उसे अब्यूज करता था। पर जैसे ही ईरान उसको पूछता है तो रियलिटी में वापस आकर उसे हाँ में जवाब देती है। वाउस कंप्लीट होने के बाद दोनों रिंग एक्सचेंज करते हैं और अब चर्च के फादर उन्हें किस करने के लिए कहते हैं। पहले तो चैंग चीक्स पर किस करती है, लेकिन जब फादर उन्हें फिर से किस करने के लिए बोलते हैं तो ईरान आगे बढ़कर उसे किस कर देता है। घर पहुंचने के बाद अब सबसे पहले चैंग ईरान को चाटा मारती है,
क्योंकि उसने उसे सभी के सामने किस कर दिया था। पहले तो ईरान को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हुआ, पर जब असिस्टेंट शानी बताती है कि वो चैंग की फर्स्ट किस थी तो वो ऑकवर्डनेस से वहाँ से निकल जाता है। अब वेडिंग की शाम को शांग फैमिली में एक ट्रेडिशन था टी सर्विंग सेरेमनी का, जिसमें एक के बाद एक ब्राइड और ग्रूम को घर के एल्डर को टी सर्व करनी पड़ती है और बदले में एल्डर्स उन्हें ब्लेसिंग देते हैं। चैंग ने तो टी ग्रैंडमा को दे दी थी, पर जैसे ईरान टी सर्व करने के लिए बैठता है तभी उसकी आंटी आकर टी गिरा देती है और गुस्सा करने लग जाती है। उनको एक फोटो मिलती है जिसमें तिंग स्मोक कर रहा था। उस फोटो को देखकर ग्रैंडमा और बाकी लोग भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। ईरान से पूछने लग जाते हैं कि क्या फोटो में वो है, जिस पर वो साफ साफ मना कर देता है कि इस फोटो में वो नहीं है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि जब आंटी महजोंग खेल रही थी तभी उनके जीतने के बाद एक पर्सन उन्हें इन्फॉर्मेशन के नाम पर तिंग का वो स्मोक करता हुआ फोटो दे देते हैं, जहाँ पर ईरान की डिनाई करने पर भी कि वो पर्सन नहीं है, कोई भी उसकी बात नहीं मानता। और अब अपनी ऑथेंटिसिटी दिखाने के लिए उसे अपने शोल्डर की स्कार को भी दिखाना पड़ता है, जो कि उसे काफ़ी साल पहले ग्रैंडमा के कारण लगा था। जब स्कार देखने की बात पर पहले तो चैंग डर गई थी क्योंकि वो स्कार ईरान की बॉडी पर नहीं था, लेकिन इस शक को अवॉइड करने के लिए ईरान अपने आप को सफ़र करवाता है। ईरान अब स्कार चेक करवाने के बाद बिना कुछ आर्ग्यूमेंट करे अपनी ग्रैंडमा की बात मान लेता है और सॉरी बोलने लगता है, लेकिन वो वापस से ऐसी गलती ना करे तो ग्रैंडमा उसे अंकल ही उसे पिटवाती हैं, जहाँ उसे मार खाता हुआ देखकर चैंग को बहुत ही दुख होता है। वो ग्रैंडमा से मिन्नतें करती है कि वो रुक जाए, लेकिन ग्रैंडमा मानती नहीं है और ईरान भी अंकल यू को मारना कंटिन्यू करने को कहता है, जिसे दर्द में देखकर चैंग ग्रैंडमा को एक्सक्यूज देने लग जाती है, ये बोलकर कि लास्ट टाइम जब वो योनसो में गए थे तब किसी ने तिंग को किडनैप कर लिया था, इसलिए उसी ट्रॉमा के चक्कर में और रात में सो नहीं पा रहा था। जो सुनकर ईरान बोलता है कि ग्रैंडमा को एक्सक्यूज देने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये उसकी गलती है कि उसने स्मोक किया। अब जैसे उन्हें लगता है कि तिंग को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो वो व्हिप अपने हाथ में लेकर उसे मारने वाली होती है कि तभी चैंग बीच में आ जाती है। ग्रैंडमा उसे बीच से हटने के लिए कहती है पर वो नहीं मानती, तो ग्रैंडमा व्हिप उठाती है चैंग को मारने के लिए, लेकिन होपफुली ईरान व्हिप पकड़ लेता है और ग्रैंडमा को रोक देता है। तभी ग्रैंडमा को सर्जरी की वजह से हार्ट में दर्द उठता है और अंकल यू और बाकी सभी लोग उन्हें लेकर हॉस्पिटल भागते हैं। घर पर अब बस ईरान और चैंग ही बचे हुए थे, जहाँ पर ईरान की ऐसी हालत देखकर चैंग रो पड़ती है और उसे हक करके कंसोल करती है। थोड़ी देर बाद अब वो रूम में जाकर उसकी चोट पर दवाई लगाकर पट्टी बांधती है। तभी ईरान उससे पूछता है कि उसे कभी नहीं लगा था कि चैंग उसे मार से बचाने के लिए उसके बीच में आ जाएगी। इस पर वो बोलती है कि वो नहीं चाहती कि उसके भाई की सजा उसे मिले। फिर वो ईरान को पानी पिलाती है और उसे एक चाबी ढूंढने में हेल्प करने को कहती है, जो कि फैंगलोंग बैंक के किसी सेफ की है और वो तिंग का है। पहले तो ये चीज़ ईरान को काफ़ी अजीब लगती है। वो उसे पूछता है कि तुम्हारे और तिंग के बीच में क्या हुआ था, लेकिन वो उसे अब भी कुछ नहीं बताती और कहती है कि वो की उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उसके पास से जुड़े हुए कुछ चीज़ों को सामने लेकर आने में हेल्प कर सकती है। पर ईरान अब उसके कुछ ना बताने के कारण जा ही रहा होता है। तभी चैंग को अंकल यू की आवाज़ आ जाती है, इसलिए वो ईरान को गले लगाने लग जाती है ताकि किसी को शक ना हो पाए, जिससे ये ईरान को काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन वो भी एक्टिंग करने लगता है। रात में अब सोने से पहले कमरे में ईरान एक बुक खोलता है जिसमें एक कॉलर पेन था। ईरान को उस कॉलर पेन और बुक को लेता हुआ देखकर चैंग उन्हें अपने तकिए के नीचे रख लेती है और वो उसे सोफे पर सोने के लिए कहकर खुद बेड पर सो जाती है। सोते वक्त रात में चैंग को उसके बचपन में उसकी फैमिली के साथ हुई कुछ चीज़ें याद आती हैं जो उस कॉलर पेन से रिलेटेड थी, जिनसे डर कर वो उठ जाती है और अपने आप को काम डाउन करती है। जहाँ पर उसे ऐसे डरता हुआ देखकर ईरान सोच में पड़ जाता है कि ये कॉलर पिन वगैरह पता नहीं इसके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और भला वो क्यों और कैसे इस फैमिली के अंदर 15 सालों से रह रही है। अगले दिन हम देखते हैं जब चैंग कपड़े सुखा रही थी तभी काम करते करते उसे ईरान देखता है। वो चुपके चुपके उसे निहारने लगती है, तभी उसका उसके साथ आई कांटेक्ट हो जाता है। ईरान फिर उसके पास आता है और कहता है कि वो उस की को ढूंढने में उसकी हेल्प तो कर देगा, पर उन्हें बाहर निकलने का कोई बहाना ढूंढना पड़ेगा क्योंकि स्मोक पॉट वाले इंसिडेंट के बाद ईरान घर के अंदर ग्राउंडेड था और ग्रैंडमा हॉस्पिटलाइज्ड। जहाँ पर उसका इस तरीके से माइंड चेंज होता वो देखकर चैंग शॉक हो जाती है और पूछती है कि उसको उसकी हेल्प क्यों करनी है, जिस पर वो कोई भी जवाब नहीं देता, पर उसकी हेल्प करने के लिए वो पिंक की प्रॉमिस कर लेता है। ईरान अब उसे बताता है कि हो सकता है कि चाबी घर में नहीं बल्कि किसी इंसान के पास हो, जैसे कि स्मोकिंग वाली फोटो में वो लड़की, क्योंकि वो वेडिंग डे पर तिंग को मिलने के लिए भी आई थी। तो वो बताता है कि कैसे उसने तिंग की तरह बातों को शाओ शाओ के साथ हैंडल किया और उसने उसके मुंह से यह बात भी निकलवाई कि शायद कोई तो उस पर नजर रख रहा है, जहाँ पर शाओ शाओ के न्यूज देने का तरीके से उसे लगता है कि वो जरूर तिंग को पसंद करती होगी और उसे कंक्लूजन मिलता है कि हो सकता है कि वो चाबी उसके पास हो। चैंग को तो शाओ के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, इसीलिए शाम को ईरान और चैंग मिस्टर 13 के पास जाते हैं ताकि वो उस औरत की इन्फॉर्मेशन निकाल सके। उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवाना मुश्किल था, इसीलिए उनके सामने इन दोनों को एक्ट करना पड़ता है कि इन दोनों का बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ है और चैंग को लग रहा है कि वो फोटो वाली लड़की और तिंग का अफेयर चल रहा है।
एक्टिंग को रियल बनाने के लिए चेंग ईरान को यहाँ पर चाटा भी मार देती है, फिर गुस्से में वहाँ से उठकर जाने की एक्टिंग करती है। यहाँ पर मिस्टर 13 बताते हैं कि उसके सवालों का जवाब उसे न्यू फेरी में जाकर मिलेगा। अब दोनों वहाँ से निकल ही रहे थे कि ईरान मिस्टर 13 के गेट बंद करने पर मिस्टर हानशन के बारे में मेंशन करता है और दोनों के फेस पर एक स्लाइट सी स्माइल आ जाती है। अब जब ये दोनों वापस जा ही रहे थे तभी ईरान उससे पूछ लेता है कि अपनी एक्टिंग को सच बनाने के लिए तुम्हें मुझे मारने की जरूरत नहीं थी। ईरान अब अपने अंकल से मिलने के लिए कैफे में जाने लगता है, जिसे चेंग काफ़ी रोकने की कोशिश करती है पर वो मानता ही नहीं है और चला जाता है। वो अब चलते चलते एक लीज कैफ़े के अंदर पहुंचता है, जहां पर बैठकर वो अपने अंकल ली से बात कर रहा था कि कैसे उनके बाकी साथियों ने नया बिजनेस चालू कर लिया है, जहां पर अंकल ली उसे शाओ से बचने के लिए कहते हैं। ईरान फिर अंकल ली को प्रॉमिस करता है कि वो तिंग की आइडेंटिटी के साथ कंट्री से जो भी ड्रग्स वाले इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व करेगा। और दूसरी जगह चेंग उसका वेट करते करते ट्रैम स्टॉप के वहीं पर रुक जाती है, जिसे वेट करता हुआ देखकर ईरान उसके पास जाता है। वो पूछता है कि वो उसका वेट क्यों कर रही थी, तो बताती है कि उसे लगा कि बारिश नॉन स्टॉप हो रही है और उसके पास अम्ब्रेला भी नहीं है, तो उसे रुक जाना चाहिए। अब वो उसे यहाँ पर 15 साल पहले की बात बताती है जिसका रिलेशन उस की से था। वो बताती है कि उसके पेरेंट्स कुछ ड्रग प्योरिफिकेशन से रिलेटेड रिसर्च कर रहे थे और किसी ने उनको उसकी आंखों के सामने ही मार दिया था। तो ईरान उससे पूछता है कि इसका तिंग से क्या रिलेशन है। इस पर वो बताती है कि एक दिन जब वो तिंग के रूम पर गई थी, वो उसे स्मोक करने से रोक रही थी, तभी तिंग के पास से एक चिप गिरता है जो कि उसने अपने पेरेंट्स के किलर के पास देखा था। चेंग उससे पूछने की कोशिश भी करती है कि ये उसे कहाँ से मिला, पर वो गुस्से में उसका गला दबाने लग जाता है और सेल्फ डिफेंस में चेंग उसे धक्का मार देती है, जिससे तिंग का सर वास पर लगता है और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद वो तिंग को हॉस्पिटलाइज कराती है। ईरान को अब यहाँ पर तिंग के बिहेवियर के बारे में और चेंग के साथ क्या क्या हुआ ये याद करके उसे काफ़ी बुरा लगता है। वो अफेक्शन दिखाने के लिए उसे अपना कोट उतार कर दे देता है और दोनों फिर साथ में घर आ जाते हैं। घर आने के बाद सोने से पहले चेंग और ईरान एक दूसरे से बात कर रहे थे और प्रॉमिस करते हैं कि वो अब रियल पार्टनर्स की तरह काम करेंगे और एक दूसरे पर डाउट और शक करना बंद कर देंगे। की शुरुआत में हम देखते हैं कि अंकल यू का बेटा हाओ अपनी स्टडीज करके वापस से घर लौट चुका था। वो अब अपना काम यहीं पर करने वाला था। जहाँ अंदर जाती है उसे सबसे पहले तो घर की मेड मिलती है, जिससे हाओ पूछता है कि उनके घर में कुछ ही दिनों पहले शादी हुई थी, तो कहीं मिस लान की शादी तो नहीं हो गई, क्योंकि वो मिस लान को पसंद करता था। जिसके बाद वो अंदर जाता है तो वहाँ उसका आई कॉन्टैक्ट मिस लान से होता है और दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हुए देखते जा रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर अंकल यू आ जाते हैं, जहाँ वो मिस लान से कहते हैं कि वो ग्रैंडमा से बात करेंगे ताकि वो हाओ को यहाँ पर स्टे करवा सके। लेकिन वो अंकल यू से बोलती है कि उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और वो सारी अरेंजमेंट्स कर देगी। जिसके बाद वो हाओ को अपने साथ लेकर चली जाती है और दोनों एक सीक्रेट प्लेस पर जाते हैं जहाँ मिस लान महजोंग खेला करती थी। इस बार मिस लान को एक रिपोर्टर से कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ लेने थे, जिन्हें वो रिपोर्टर पब्लिक करने वाला था, पर मिस लान उससे डील करके वो फ़ोटोज़ खरीदना चाहती थी, जहां वो कुछ पैसे देने की बात भी करते हैं। पर वो रिपोर्टर एक गलती कर देता है, जहां वो मिस लान के कंधे पर हाथ रख के उसे पूछ लेता है कि अगर वो उसे शादी कर लेगी तो वैसे भी सब कुछ उसका ही हो जाएगा। जो सुनते ही उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था, पर वो अपने महजोंग पार्टनर के रिएक्ट करने का वेट कर रही थी, क्योंकि वो अपनी स्लीव से कुछ निकालने ही वाला था। पर उसे पहले ही हाउ उस रिपोर्टर पर अटैक कर देता है। वो उस रिपोर्टर को गुस्से में मारने भी वाला था, लेकिन मिस लान उसे रोक देती है और फोटोज़ लेकर वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद मिस लान का महजोंग पार्टनर उस रिपोर्टर को मार डालता है, क्योंकि उसने पैसे लेने के बजाय मिस लान को डिसरिस्पेक्ट किया था। इधर मिस लान हाउ से थोड़ा सा गुस्सा होती है, क्योंकि उसने बिना कुछ सोचे समझे उस रिपोर्टर पर अटैक कर दिया था और वो रिपोर्टर इसके बदले कुछ भी कर सकता था। लेकिन तभी चलते चलते उनका पैर मुड़ जाता है और वो चल नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से वो हाउ से मदद मांगती है। पर वो थोड़ा नर्वस होकर सोचने लग जाता है कि वो उसको टच कैसे कर सकता है, इसीलिए वो अपनी जैकेट उतार कर पहले उसको कवर कर देता है और फिर उसे उठाकर कार तक लेकर जाता है, जहाँ मिस लान उसे देखकर बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही थी और हाउ उसे एक जगह पर वेट करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। एकदम से बारिश भी शुरू हो चुकी थी और मिस लान भीग रही थी, पर तभी हाउ वहाँ पर अम्ब्रेला लेकर आ जाता है और उसको भीगने से बचा लेता है। मिस लान उसे देखकर स्माइल करने लग जाती है। वो उससे पूछती है कि वो बाहर पढ़ने गया था तो वहाँ पर क्या काम करता था, जिस पर हाउ बताता है कि वो एक बॉक्सर है, जिसकी वजह से मिस लान उसे जॉब पर रख लेती है और कहती है कि वो अब से उसके लिए काम करेगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा। दूसरी तरफ हम चेंग को देखते हैं, उसे ये पता चल चुका था
कि शाओ शाओ न्यू फेरी की ओनर थी। तिंग भी वहाँ पर हर हफ्ते जाया करता था बिना किसी ओकेजन के, यानी कि शाओ के साथ उसका जरूर कुछ था, जिसके लिए अब चेंग ईरान को सबसे पहले डांस करना सिखाती है, क्योंकि तिंग भी वहाँ पर शाओ के साथ डांस किया करता था। जहाँ डांस सिखाने के बीच दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं और ईरान डांस भी सीख जाते हैं। जिसके बाद चेंग उसे तिंग की तरह ड्रिंक करना सिखाती है, क्योंकि वो हर वैरायटी की ड्रिंक को अलग तरीके से स्मेल करके और टेस्ट करके पीता था। दोनों ही ड्रिंक टेस्ट कर करके बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुके थे। जिस बीच चेंग से पूछती है कि क्या ईरान को भी वैसी ही लड़कियां पसंद है, जो बोलकर वो उसे शाओ का फोटो दिखाती है, लेकिन वो उस पर ध्यान भी नहीं देता और फोटो साइड में खिसका देता है। तो चेंग पूछती है कि अगर तुम्हें शाओ जैसी लड़की पसंद नहीं है तो तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, मतलब कि उसके जैसी लड़की। एक बार के लिए तो ईरान उसे बोलता है कि वो ना उसकी टाइप की नहीं है, पर जब वो उसे पूछती है कि अगर वो उसकी टाइप की नहीं है तो वो इतना रिस्क उठाकर उसकी मदद क्यों करना चाहता है, तो ईरान अब उसे अपने क्लोज बुला लेता है और वो उसके कानों में कुछ कहने भी वाला था, पर इतने ज़्यादा ड्रंक होने की वजह से वो उसके शोल्डर पर गिरकर ही सो जाता है। अब अगले दिन वो जाने के लिए बिल्कुल रेडी था और चेंग उसे शाओ के लिए एक ड्रेस भी देती है ताकि वो तिंग बनकर उसे वो ड्रेस गिफ्ट कर सके। तभी ईरान भी एक बैग निकालता है और चेंग को देते हुए कहता है कि उस बैग में भी एक ड्रेस है, इसलिए अब चेंग भी उसके साथ न्यू फेरी चलती है। अब वो जैसे ही ड्रेस पहनकर बाहर आती है तो उसे देखकर ईरान स्माइल करने लग जाता है, क्योंकि वो उस ड्रेस में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। चेंग उसे बताती है कि उन्हें न्यू फेरी जाने के लिए वीआईपी पासेस की ज़रूरत होगी और वो उसे अरेंज करने हैं, लेकिन ईरान जवाब में कहती है कि आखिर तिंग को वहाँ पर जाने के लिए पास क्यों चाहिए। जिसके बाद सबसे पहले ईरान न्यू फेरी पहुँचता है और बिना किसी पास के एंटर कर रहा होता है। एक गार्ड उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी वहाँ पर शाओ आ जाती है जो कि ईरान को अंदर ले जाती है और ईरान अब बिल्कुल तिंग की तरह एटीट्यूड दिखा रहा था। वो शाओ के साथ डांस भी करता है, जहाँ पर वो कोई भी गलती नहीं करता, क्योंकि वो अपने सामने शाओ को नहीं बल्कि चेंग को इमेजिन कर रहा था। वो सोच रहा था जैसे कि वो चेंग के साथ डांस कर रहा है, इसलिए वो शाओ की नज़रों में एक भी डाउट नहीं आने देता और इन सब पर चेंग ने भी नज़र रखी हुई थी ताकि ईरान कोई भी गलती ना कर दे। पर थोड़ी देर बाद वो ईरान को शाओ के साथ अकेला छोड़ देती है ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना और अपना काम कर सके। जिसके बाद शाओ उसे अपने साथ ड्रिंक करने का ऑफर देती है और वहाँ पर रखी हुई थी वोडका, जो कि ईरान को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर फिर भी वो उन ग्लासेस में से बीच वाला ग्लास उठा लेता है और एक ही बार में उसे खाली कर देता है। इस पर शाओ से पूछने लग जाती है कि पहले तो कभी इस तरीके से वो बीच का ग्लास नहीं उठाता था, उसे एक ग्लास ख़त्म करने में बहुत ही टाइम लगता था। तो ईरान उसे जवाब देता है कि वो अपनी वाइफ की वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस में है। ये सुनते ही शाओ वहाँ से उठती है और एक गन लेकर ईरान पर पॉइंट कर देती है, जिससे वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है कि कहीं शाओ को पता तो नहीं चल गया कि वो तिंग नहीं है। लेकिन वो उसे कहती है कि वो उसे पनिश करना चाहती है, क्योंकि उसने अपनी सोलमेट यानी कि शाओ को बुलाकर किसी और से शादी कर ली। जो सुनकर वो थोड़ा सा शांत हो जाता है, क्योंकि शाओ उसके साथ बस मजाक कर रही थी। जिसके बाद वो चेंज करने चली जाती है। इतने में ईरान उसके रूम में वो की ढूंढने लग जाता है और शाओ से पूछता है कि उसके घर में जो उसके स्मोक करते हुए फ़ोटोज़ भेजे गए थे, आखिर वो फ़ोटोज़ किसने भेजे हो सकते हैं। शाओ से रिपोर्टर हुआंग का नाम बताती है और वो ईरान से पूछने ही वाली थी कि वो तो उसके लिए अब्रॉड से इतनी सारी लिलीज लेकर आया था, जबकि उसे लिलीज से एलर्जी थी, तो अब उसकी एलर्जी क्यों नहीं दिख रही। पर इसका जवाब देने से पहले ईरान वहाँ से निकल जाता है और शाओ बाहर आकर अपने रूम की एंट्रेंस पर ही रखी हुई लिली पॉट को देखती है, क्योंकि उसके नीचे ही शाओ ने वो की छुपाई हुई थी। उसे शक हो चुका था कि वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है, क्योंकि जब ईरान शाओ के रूम में उन लिलीज को क्रॉस करते हुए आया तब उसे कोई भी एलर्जी नहीं हुई। जिसके बाद हम मिस लान और हाओ को देखते हैं। ये दोनों भी कांगहाई फार्मास्यूटिकल के सेक्रेटरी से मिलने के लिए आए हुए थे, क्योंकि मिस्टर हू ने उनके एरिया से एफिडेरा नाम की सभी ड्रग्स खरीद ली थी और वो उन्हें यूज़ कर रहा था, जिससे कि बाकी लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। और मिस लान भी वही ड्रग को अपनी कंपनी के लिए खरीदना चाहती थी। जो सुनकर मिस्टर ही एक बार के लिए तो उस पर हंसने लग जाते हैं और इंसल्ट करने लगते हैं कि वो एक सिंपल सी वुमेन होकर इतना बड़ा बिजनेस कैसे संभाल रही है, जबकि उसके पास कोई एबिलिटी भी नहीं है। और वो ये भी जानते हैं कि उसकी फैमिली में सभी लेडीज़ कैसे बिजनेस संभाल रही हैं। जो सुनकर हाओ को गुस्सा आ रहा था, पर वो मिस लान की ऑर्डर देने का वेट कर रहा था। तभी मिस्टर ही यहाँ पर लान की और भी ज़्यादा इंसल्ट करने लग जाता है और उसका हाथ भी पकड़ लेता है, जिससे कि हाओ से अब कंट्रोल नहीं होता। वो एक वाइन ग्लास उठाकर मिस्टर ही के सर पर सारी वाइन गिरा देता है और वाइन बॉटल को उसके ऊपर पॉइंट करके कहता है कि वो उसे यहाँ से भागने के लिए सिर्फ 10 सेकंड दे रहा है। जो देखकर वो चला जाता है और हाओ को रियलाइज़ होता है कि उसने लान को वापस से एम्बैरेस कर दिया, जिसके लिए वो सॉरी भी बोलने वाला था। पर वो उसे देखकर स्माइल करने लग जाती है, क्योंकि वो उससे इम्प्रेस हो गई थी। इसीलिए दोनों साथ में एंजॉय करने के लिए ड्रिंक करते हैं।
जिसके बाद घर जाने के लिए हाओ लान को कार से ड्रॉप भी करने वाला था, पर किसी वजह से उनकी कार भी खराब हो जाती है। तो हाओ लान के लिए खुद एक हॉर्स कार्ट चलाकर वहाँ पर लेकर आता है और उसे उसमें बैठने के लिए कहता है और उस कार्ट को चलाकर उसे घर ड्रॉप करता है। ये मोमेंट दोनों काफ़ी इंजॉय करते और काफ़ी खुश भी थे। दूसरी तरफ हम चैंग को देखते हैं जो कि ईरान का वेट कर रही होती है। वो सोच रही थी कि वो आखिर शाओ के साथ क्या कर रहा होगा, लेकिन तभी ईरान वहाँ पर आ जाता है और चैंग के पूछने पर उससे कहता है कि उसने वो सब कुछ किया जो कि उसे वहाँ पर करना था। ये सुनते ही वो थोड़ा सा जेलिस फील करने लग जाती है और वो ईरान की तरफ एक सूप आगे बढ़ाकर कहती है कि वो सूप अंकल यू ने उसके लिए बनाया है ताकि उसकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहे। लेकिन उन दोनों के बीच तो कुछ था ही नहीं, तो उन्हें उस सूप की ज़रूरत नहीं थी, पर क्योंकि ईरान शाओ से मिलने के लिए जा रहा था तो शायद वो सूप उसकी मदद कर सके। जो सुनते ही वो सूप को पीने से मना कर देता है और कहता है कि चैंग जैसे सोच रही है वैसे तो ईरान ने वहाँ पर कुछ किया भी नहीं है और वो कुछ ऐसा वैसा करेगा भी नहीं। इसके बाद उससे पूछती है कि क्या वो वहाँ से कुछ लेकर आया है। तभी ईरान एक फ्लावर से भरा हुआ बैग लेकर चैंग की तरफ बढ़ता है और उस फ्लावर को देखते हुए कहता है कि वो फ्लावर्स उसे रास्ते में दिख गए थे। उसने सोचा कि उसे चैंग के लिए लेने चाहिए, जो देखते ही चैंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ईरान भी मन में यही सोचकर खुश हो रहा था कि उसने पहली बार किसी के लिए इतना कुछ किया है। वो पहली बार किसी की इतनी मदद कर रहा था और उनकी खुशी के लिए भी सोच रहा था। अब अगले दिन ईरान अपने हाथ में फ्लावर पॉट लेकर घर के अंदर आ जाता है और सभी लोग शॉक थे क्योंकि तिंग को पॉलन से एलर्जी थी। यही सवाल अंकल यू भी ईरान से पूछते हैं, लेकिन वो उन्हें जवाब देता है कि जब वो अब्रॉड गया था तो उसकी एलर्जी किसी वजह से ठीक हो गई। जो सुनते ही चैंग उसे जल्दी से अंदर लेकर चली जाती है और उसे समझाती है कि उसने सभी लोगों से ये झूठ क्यों बोला। ईरान बोलता है कि ये सिर्फ एक एलर्जी की तो बात है ना, उसे कोई कैंसर थोड़ी हुआ था जो कि ठीक नहीं हो सकता। चैंग अब उसे ऐसे बिहेव करने का असली रीज़न बताती है और कहती है कि एक दिन तिंग वापस इस घर में आ जाएगा, तब ईरान का क्या होगा। यही सब सोचने की वजह से चैंग उसे इस झूठ से थोड़ा सा डर गई थी। जो सुनकर ईरान भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि एक दिन उसे इस घर से और चैंग से दूर जाना था, लेकिन वो उससे बोलता है कि जब तक वो यहाँ पर रहेगा तब तक वो दोनों उन फ्लावर्स को एंजॉय करेंगे। ये सुनते ही चैंग को अपनी मॉम की भी याद आ जाती है क्योंकि वो दोनों भी इस तरीके से फ्लावर प्लांट करती थी और साथ में टाइम स्पेंड करती थी, जिसकी वजह से अब वो भी चैंग के साथ मिलकर अपने रूम में फ्लावर्स लगाने लग जाती है और काफ़ी खुश होती है क्योंकि ईरान उसे बहुत ही ज़्यादा समझता था और जानता था कि चैंग को क्या पसंद है। जिसके बाद हम हाओ को देखते हैं जो कि लान से मिलने के लिए जाता है। एक बार फिर वो उसकी ब्यूटी को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो गया था, पर फिर उसे याद आता है कि एक बार जब वो लान से मिला था तो लान का इयररिंग नीचे गिर गया था, जिस वजह से उसने उसे फेंकने को कह दिया, लेकिन उसने वो इयररिंग संभाल कर अपने पास रख लिया था क्योंकि वो उसे कुछ ज़्यादा ही एडमायर करता था। तभी लान उससे पूछती है कि बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है और वहाँ पर क्या चल रहा है। तो हाओ बताता है कि तिंग की पॉलन एनर्जी ठीक हो गई है, वो फ्लावर्स लेकर घूम रहा है। जो सुनते ही लान शॉक हो जाती है क्योंकि उसने आज तक तिंग को हर एक ड्रग देकर टेस्ट किया था और उसकी एलर्जी कभी भी ठीक नहीं हो पाई। इसलिए वो उसी वक्त उससे मिलने के लिए चली जाती है जहाँ पर ईरान पहले से ही चैंग के साथ बैठा हुआ था। लान आकर ईरान से पूछती है कि उसकी एलर्जी अचानक से कैसे ठीक हो गई। वो उसकी नर्व भी चेक करती है, लेकिन तभी ईरान के लिए एक इम्पोर्टेंट कॉल आ जाता है जिसे अटेंड करने के लिए उसे यहाँ से उठकर जाना पड़ता है। इस बीच लान चैंग से बात करती है जहाँ वो पूछती है कि तेंग और उसके बीच में सब कुछ सही हो गया है क्योंकि अब तेंग उसे देखकर हर वक्त स्माइल करता था और उन दोनों में सब कुछ अच्छा चल रहा था। जो सुनकर चैंग स्माइल करने लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ईरान चैंग को घर के बाहर मिलने के लिए बुलाता है क्योंकि ईरान को असल में शाओ का कॉल आया था, वो तेंग से मिलना चाहती थी। जो सुनते ही चैंग थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है क्योंकि आज तक शाओ ने कभी घर पर कॉल करके तिंग को मिलने के लिए नहीं बुलाया था। उसे थोड़ी सी अजीब फीलिंग आ रही थी जैसे कि कुछ गलत होने वाला है, इसलिए वो ईरान को रात को 10 बजे से पहले घर आने के लिए प्रॉमिस करती है। और हम देखते हैं कि जब ईरान न्यू फेरी जा रहा था तो कोई उसका पीछा कर रहा था। अब हम देखते हैं कि ईरान शाओ के घर उससे मिलने के लिए जाता है जहाँ पर वो एक पेंटिंग बना रही थी। वो ईरान को उसकी पेंटिंग के बारे में पूछती है कि वो परफेक्ट है या फिर नहीं। तभी ईरान को याद आता है चैंग ने उसे पहले ही बता दिया था कि तिंग ने भी कुछ टाइम पहले ऑयल पेंटिंग सीखी है, तो ईरान को उसमें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो शाओ को भी यही कहता है कि वो उसकी पेंटिंग में कमियां निकालने जितना परफेक्ट नहीं है। तभी शाओ उसके क्लोज आने लग जाती है, पर वो उसके हाथों को और उसकी गर्दन को चेक कर रही थी जहाँ वो एकदम से ईरान को बेड पर धक्का देकर उसे ट्रैप कर लेती है और एक चाकू से उस पर हमला करते हुए पूछती है कि आखिर वो कौन है, क्योंकि शाओ ने उसके रफ हाथ फील कर लिए थे जबकि तिंग के हाथ उससे सॉफ्ट थे। उसने तिंग की गर्दन पर एक टीथ मार्क दिया था जो कि ईरान की गर्दन पर नहीं था। यहीं पर वो पहचान गई थी कि वो तिंग नहीं है, लेकिन ईरान भी पूरी तैयारी से आया हुआ था। वो किस तरीके से उस चाकू को लगने से रोक देता है और शाओ से फाइट करता है, जहाँ शाओ से अब
अपनी गन से शूट करने वाली थी, पर किस तरह ईरान उससे वो गन भी छीन लेता है और कहता है कि उसे शाओ से बस वो की चाहिए जो कि उसे तिंग ने दी थी। साथ ही उसे मारने की भी धमकी देता है, पर शाओ मरने से नहीं डरती थी। इसलिए ईरान एक ब्लेड निकाल कर उसे कहता है कि उसे मरना तो ज़रूर मंजूर होगा, लेकिन वो कभी भी बदसूरत नहीं दिखना चाहेगी। ये कहकर वो उस ब्लेड को शाओ के फेस के पास लेकर चला जाता है, जिससे कि अब उसे ईरान को की देनी पड़ती है और ईरान की लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। इधर चेंग को ईरान की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि ईरान को 10 बजे से पहले घर पर आ जाना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए खुद वहाँ पर जाने का डिसाइड करती है, जिस पर उसके असिस्टेंट उसे रोकने की भी कोशिश करती है, क्योंकि वो लोग चेंग की मॉम के मर्डरर के बहुत करीब थे और उन्हें एविडेंस भी मिलने वाला था। पर अभी चेंग को इन सब की चिंता नहीं थी, उसे बस ईरान को घर लेकर आना था, वो भी जिंदा। इसलिए वो उसे बचाने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईरान किसी तरीके से शाओ के रूम से बाहर तो आ जाता है, पर अब शाओ के लोग उसे वहां से निकलने नहीं देते, जिनसे फाइट करके ईरान किसी तरीके से बाहर आता है और भी लोग एक साथ उस पर अटैक कर देते हैं और ईरान इस फाइट में काफ़ी इंजर्ड भी हो जाता है। वो लोग उसे मारने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर हवा आ जाता है, क्योंकि उसने अब तक ईरान पर नजर रखी हुई थी और वो उन लोगों से ईरान को फाइट करके बचा लेता है। इतने में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जिसकी वजह से ईरान बच जाता है और वहाँ से निकल जाता है। पर अब उसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। वो अपने पेन में भी वो मोमेंट याद कर रहा था जब उसने पहली बार चेंग को देखा था। तभी चेंग वहाँ पर कार लेकर पहुँच जाती है और ईरान को ऐसे देखकर काफ़ी इमोशनल होकर गले लगा लेती है। ईरान भी उसे कंफर्ट फील कराने के लिए और उसे शांत करने के लिए उसके सर पर हाथ रखता है। उसे कहता है कि उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईरान मरने वाला नहीं है। जिसके बाद चेंग उसे घर पर लेकर चली जाती है और उसका फर्स्ट एड भी करती है। वो बस यही सोच रही थी कि कहीं उसके इस प्लान के चलते वो ईरान के साथ तो कुछ ज़्यादा ही सेल्फिश नहीं हो गई है। पर उसकी असिस्टेंट उसे समझाती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, क्योंकि उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी। तभी चेंग को उसकी आंटी यानी कि लान बात करने के लिए बुलाती है, जहाँ वो उससे पूछती है कि तिंग ठीक है या फिर नहीं। तो चेंग जवाब दे रही होती है कि वो रेस्ट कर रहा है और ठीक है, लेकिन उससे पहले ही लान उसे कह देती है कि उस बेड पर लेटे स्ट्रेंजर की बात नहीं कर रही हूँ, वो अपने मिसिंग नेफ्यू तिंग की बात कर रही है। जो सुनते ही चेंग काफ़ी नर्वस हो जाती है, क्योंकि अब लान को भी उनका ये सीक्रेट पता चल चुका था। वो बार बार चेंग से यही पूछ रही थी कि आखिर उसका नेफ्यू ठीक है या फिर नहीं, जिसकी वजह से चेंग को असली तिंग के पास लान को लेकर जाना ही पड़ता है, जहाँ वो लान को सब कुछ बता देती है कि कैसे तिंग ने चेंग के साथ बिहेव किया था और जब तिंग ने उसे मारने की कोशिश की तो उसने सेल्फ डिफेंस में उसे हिट कर दिया। जो सुनकर लान को रियलाइज़ होता है। वो चेंग से कहती है कि उसकी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि गलती उनकी फैमिली की है, जिन्होंने तिंग की ऐसी हरकतों पर ध्यान नहीं दिया। इसके लिए लान बहुत ज़्यादा गिल्टी भी फील कर रही थी, क्योंकि वो चेंग को बचपन से ही जानती थी और उसके साथ इतना कुछ हुआ जिसके बारे में लान को पता भी नहीं था। तभी लान चेंग से ये भी कहती है कि वो जान गई है कि चेंग ये सब बस अपनी मॉम की डेथ के बारे में पता लगाने के लिए कर रही है, लेकिन उसे ईरान के साथ क्रिएट किए हुए ड्रामा को अब एंड कर देना चाहिए, क्योंकि ईरान उनका ही एक फैमिली मेम्बर है, तो वो उसकी हर विश पूरी कर देगा और वो चाहे तो उनकी फैमिली में भी रह सकता है। लेकिन चेंग का प्लान कुछ और ही था। वो लान से रिक्वेस्ट करती है कि वो अभी ईरान और तिंग का मैटर कुछ टाइम के लिए खुद ही संभालना चाहती है। जो सुनते ही लान वहाँ से बिना कुछ कहे बाहर निकल जाती है और दोनों बस अपने गिल्ट में रो रही थी। चेंग घर आकर भी काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी और ईरान के बारे में सोचती रहती है कि वो दोनों आखिर कैसे इतना क्लोज आते जा रहे हैं। चेंग उसके बारे में इतना क्यों सोच रही है। दूसरी तरफ ईरान को भी होश आ चुका था। वो चेंग को ढूंढते ढूंढते उसके रूम में आ जाता है, जहाँ चेंग तो ड्रंक होने की वजह से सो रही थी। तभी उसका ध्यान उसके हाथ पर पड़ता है, जहाँ पर कट लगने का एक बहुत ही पुराना निशान था। उसे देखकर ईरान को याद आता है कि शायद वो चेंग से पहले भी मिल चुका है, क्योंकि बचपन में वो जब चेंग के साथ एक कार में बैठा था तब चेंग के हाथ में कट लग गया था और ये वही कट का निशान था जो कि अभी ईरान देख पा रहा था। यहाँ वो चेंग के पास बैठकर सोचने लग जाता है कि उन दोनों का मिलना तो बहुत पहले से ही उनके डेस्टिनी ने डिसाइड कर लिया था, पर फिर भी वो एक दूसरे के क्लोज नहीं आ सकते थे। ये रिग्रेट हमेशा ईरान को रहने वाला था। जो सोचकर वो रोने भी लग जाता है, पर तभी चेंग जाग जाती है और ईरान उसे वो की दे देता है। तो चेंग उसे स्माइल के साथ थैंक्स कहती है और ये भी बताती है कि ईरान ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, तो वो भी अब उसके लिए कुछ करना चाहती है। जो सुनकर उसे कहता है कि वो बस एक बार के लिए चेंग को बैले डांस करते हुए देखना चाहता है, क्योंकि बैले डांस असल में उसका फेवरेट था। उसे डांस करते हुए खुश देखकर ईरान को काफ़ी खुशी होती है, जिसकी वजह से अब चेंग उसके लिए डांस करती है। ईरान काफ़ी अच्छे से पियानो प्ले करता है, लेकिन अब चेंग डांस करते करते रुक जाती है और ईरान के पास जाकर उसे कहती है कि बहुत ही जल्दी टिंग ठीक होने वाला है, यानी कि वो होश में आने वाला था। इसीलिए चेंग चाहती थी कि अब उन दोनों को ड्रामा एंड कर देना चाहिए। जो सुनते ही ईरान काफ़ी इमोशनल हो जाता है
है क्योंकि वो उससे अलग नहीं होना चाहता था। पर चैंग उसे एक कार्ड देकर वहाँ से चली जाती है, जिसे देखने के बाद ईरान उसकी तरफ भागकर बात करने के लिए जाता है, पर वो बीच में ही रुक जाता है क्योंकि उसके पास चैंग को कहने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए वो बस अपना पेन बाहर निकालने के लिए पियानो प्ले करता रहता है और ये पियानो चैंग भी बाहर से सुन रही थी। वो भी ये सब खत्म करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी और रो रही थी। यहाँ से अब हम पास का सीन भी देख पाते हैं कि ईरान कहीं से एक छोटा सा पियानो चोरी करके भाग रहा था और कुछ लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर वो चैंग की कार के अंदर जाकर छुप जाता है, जिस बीच चैंग के हाथ पर चोट लग गई थी। पर वो ईरान की छुपने में मदद करती है और उसके फेस पर लगी चोट पर दवाई भी लगाती है, जो देखकर ईरान भी उसे चोरी किया हुआ पियानो गिफ्ट कर देता है। और चैंग उसे कहती है कि वो ज़रूर एक दिन ईरान के लिए डांस करेगी और ईरान कहता है कि मैं तुम्हें पियानो प्ले करके दिखाऊंगा। यानी कि उनके बीच ये सब पहले से ही प्लान था, भले ही वो ये सब भूल गए थे, पर उनकी डेस्टिनी उनके लिए ये सब कर रही थी। यहाँ से अब हम लान को देखते हैं। वो रात को अकेले ड्रिंक कर रही होती है, जहाँ उसकी नज़र हाव पर पड़ती है, जो कि छुपकर अपने हाथ पर लगी चोट पर बैंडेज लगा रहा था। तो लान उसके हाथ पर बैंडेज लगाने में उसकी मदद करती है, उसे ये भी समझाती है कि वो उसके लिए काम करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी लाइफ की फिक्र ना करे, यानी कि उसे अपने बारे में भी सोचना चाहिए और उसकी भी लाइफ उनके लिए बहुत ही मैटर करती है। जो सुनकर हाव ब्लश करने लग जाता है। वो दोनों अब एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे, जिसके बाद हम चैंग को देखते हैं। वो उस की मदद से उन डॉक्यूमेंट्स को बाहर लेकर आ गई थी, जिन्हें तिंग ने सेफ बॉक्स के अंदर रखा हुआ था। पर इस बात की खबर बैंक मैनेजर भी तिंग फैमिली को पहुंचाने के लिए कहता है। अब चैंग घर जाकर वो फाइल असिस्टेंट को सेफ में रखने के लिए कह देती है और खुद अपने रूम में चली जाती है, जहाँ ईरान ने जाते जाते उसके लिए एक नोट छोड़ा हुआ था। उस नोट में उसने चैंग के लिए उन फ्लावर्स के बारे में लिखा हुआ था और उन सभी फ्लावर्स का ध्यान रखने के लिए कहा था, जो बढ़ते ही वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और जल्दी से ईरान को ढूंढने के लिए निकल जाती है। भागते भागते उसका एक शू उसके पैर से निकल जाता है, तभी वो रुक जाती है क्योंकि उसके लिए वो शू उठाकर ईरान लेकर आ रहा था, जो कि उसे ब्रिज पर मिल गया था। ईरान अब उसे शूज़ वापस से पहना देते हैं और चैंग उसे कहती है कि वो दोनों गुड बाय बोले बिना ही अलग हो गए। ईरान बोलता है कि क्या वो भी कुछ कहना चाहती हैं, पर चैंग कुछ भी नहीं बोल पाती क्योंकि उसके दिमाग में लान की बातें चल रही थी कि उसे अब अपना ड्रामा एंड कर देना चाहिए। इसलिए ईरान वहाँ से चला जाता है, पर उन दोनों को ही एक दूसरे से अलग होकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी चैंग रास्ते में चलते चलते एक आदमी से टकरा जाती है, जिसका नाम डेंग था और ये वही आदमी था जिसने चैंग के पेरेंट्स को मारा था। पर वो इस वक्त उसे पहचान नहीं पाती। जब वो घर जाकर वो सेफ बॉक्स वाले डॉक्यूमेंट्स देखती है तो उसे पता चलता है कि तेंग असल में कांग है। वो फार्मास्यूटिकल से अपने लिए वीट खरीदा करता था और उसके अंदर डेंग की फ़ोटो भी होती है, जो देखकर चैंग पहचान जाती है कि ज़रूर ये वही आदमी था जिसे चैंग इतने सालों से ढूंढ रही है। दूसरी तरफ ईरान भी एक आदमी से मिलता है। वो लोग असल में हान चेन नाम के एक आदमी का पता लगाना चाहते थे, जो कि शाओ और वांग से रिलेटेड था। इसलिए ईरान को शाओ के बारे में और भी जानने की ज़रूरत थी, जिस वजह से अगले दिन वो शाओ से मिलता है, जहाँ पर शाओ एक बार फिर उस पर हमला कर देती है, पर वो इस बार भी उसे हरा देता है। उससे कहता है कि वो ये जानता है कि शाओ तिंग से कोई प्यार नहीं करती है, क्योंकि जब उसे पता चला कि तिंग की जगह वहाँ पर एक स्ट्रेंजर उसके साथ है, तो शाओ बस इस बात से गुस्सा हुई कि उसे ईरान ने धोखा दिया। पर उसने एक बार भी ये नहीं पूछा कि असली तिंग कहाँ पर है और कैसा है, क्योंकि उसे तो उसकी फिक्र थी ही नहीं। वो बस उसके साथ किसी वजह से थी और यही वजह ईरान को जाननी थी। इसीलिए अब ईरान शाओ को छोड़ देता है और कहता है कि वो बस शाओ के साथ टीम बनाना चाहता है, क्योंकि जो चीज़ वो चाहती है वो चीज़ ईरान भी उसे दे सकता है, जिसके बदले में बस शाओ को उसकी मदद करनी होगी। इसलिए अब शाओ भी उसे बात करने के लिए न्यू फेरी में मिलने के लिए कहती है। देखते हैं कि चैंग शाओ से मिलने के लिए न्यू फेरी में जाती है। असल में वो यहाँ पर ईरान के बारे में बात करने के लिए आई थी और वो शाओ से कहती है कि उसने अपने पर्सनल मैटर के लिए ईरान को भेजा था, अब वो ईरान का पीछा छोड़ दे और उसे हर्ट ना करे। इस पर शाओ थोड़ी शॉक हो जाती है और वो चैंग से कहती है कि वो कहीं ईरान को पसंद तो नहीं करने लग गई है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड तिंग की मिस्ट्रेस से अपने लवर ईरान के बारे में बात करने के लिए आई थी। जो सुनकर चैंग उसे बोलती है कि अगर शाओ उसकी हेल्प करेगी तो इसके बदले में वो जो भी चाहेगी चैंग उसे पूरा करेगी। ये कहकर चैंग उसे दिंग के बारे में पूछती है, जिसका नाम सुनते ही शाओ की बिहेवियर से ये पता लग जाता है कि वो उसके बारे में ज़रूर कुछ तो जानती है। पर वो चैंग को डील के लिए हाँ कर देती है और हेल्प करने के लिए मान जाती है, जिसके बाद चैंग यहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि असल में ईरान ने भी शाओ पर नज़र रखने के लिए न्यू फेरी पर नज़र रखी हुई थी, जहाँ वो चैंग को देखकर थोड़ा सा सरप्राइज था। तभी वो नोटिस करता है कि जो आदमी चैंग को लेने के लिए आया था वो कोई कार्ड खींचने वाला तो नहीं था, क्योंकि ना ही उसके हाथ में ग्लव्स थे और ना ही उसका फेस ठीक से दिखाई दे रहा था।
और असल में भी वो कोई अनजान ही था जो कि चेंग को एक सुनसान गली में ले जाकर किडनैप करने की कोशिश करता है। जो चेंग भी उसे गन पॉइंट पर लेकर डराने की कोशिश करती है, पर फिर भी वो लोग चेंग के फेस को कवर करके उसे पकड़ लेते हैं। तभी कोई चेंग को वहाँ पर बचाने के लिए आ जाता है और जैसे ही चेंग अपने फेस से कवर हटाती है तो उसके सामने उसकी असिस्टेंट थी, जो चेंग से बोलती है कि उसने तो बस उन दोनों लोगों को वहाँ से भागते हुए देखा, जैसे कि किसी ने उन्हें मारकर वहाँ से भगाया हो। ये सुनते ही चेंग समझ जाती है कि वो कोई और नहीं बल्कि ईरान होगा जिसने कि उसे प्रोटेक्ट किया, इसीलिए वो उसे वहाँ पर ढूंढने लग जाती है। लेकिन वो उसके सामने नहीं आता और छुपकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद चेंग बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, इसीलिए वो अकेले ही वॉक करके आने का डिसाइड करती है। और हम देख पाते हैं कि ईरान अब भी उसे कुछ कदम दूर चलकर उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। जिसके बाद ईरान शाओ से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर ईरान उससे बस हुआंग के बारे में जानना चाहता था कि आखिर ये हुआंग कौन है। तब शाओ उसके सामने एक डील रखती है कि अगर ईरान हुआंग से उसकी हर चीज़ यानी कि उसका फेम और उसका पैसा सब कुछ छीन कर शाओ को दे पाएगा तो ये वो हुआंग को उसके सामने लाने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो हर एक चैरिटी बैंकेट ऑर्गेनाइज करती थी और उसमें हुआंग भी ज़रूर आता था, तो वो जगह ईरान के लिए बेस्ट थी हुआंग से मिलने के लिए। और असल में शाओ ही उस चैरिटी बैंकेट की डायरेक्टर थी, उसे बस एक बार कोई इन्वेस्टर चाहिए था जो कि बैंकेट को अरेंज कर सके। तो इस पर ईरान अब इन्वेस्टर बनने पर हाँ कर देता है, क्योंकि अगर वो कोई और इन्वेस्टर के आने जितना वेट करता तो चेंग की लाइफ को हुआंग से खतरा हो सकता था। यहाँ पर शाओ ईरान को कुछ चीज़ें भी समझा देती हैं कि कैसे उसे कल तिंग बनकर ये हुआंग के सामने आना है, क्योंकि हुआंग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इंसान था और अगर ईरान पर उसे थोड़ा सा भी डाउट होता तो उसकी जान भी जा सकती थी। इसके बाद हम हुआंग को देखते हैं जो कि असल में तिंग था, जिसने कि चेंग की मॉम को मारा था। वो अपनी बेटी के साथ खेल रहा होता है, तभी उसका एक आदमी उसे चैरिटी बैंकेट के बारे में बताने के लिए आता है, जो सुनकर वो पहले तो अपनी बेटी को वहाँ से भेज देता है। उसके बाद वो अपने आदमी को मारता है क्योंकि वो उसकी बेटी के सामने चिल्लाकर बात कर रहा था। यहाँ हुआंग को पता चलता है कि तिंग ने उसे चैरिटी के अंदर इनवाइट किया है। असल में हुआंग ने ही कल रात चेंग को किडनैप करवाया होता है, तो वो चेंग को वापस से ट्रैप करने के लिए चैरिटी बैंकेट में इनवाइट कर देता है ताकि एक तरफ वो तिंग से मिल सके और चेंग को भी पकड़ सके। इसके बाद हम चैरिटी बैंकेट का सीन देखते हैं जहाँ पर हुआंग बहुत सारे लोगों के साथ बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर चेंग को आंखों पर पट्टी बांधकर लाया जाता है और जैसे ही हुआंग उसकी आंखों से पट्टी हटाता है तो चेंग उसे देखकर सरप्राइज रह जाता, क्योंकि उसके सामने उसकी मॉम का मर्डरर बैठा हुआ था, पर वो बिल्कुल रिएक्ट करके उसे शक होने नहीं देती। जिसके बाद अब सभी लोग कुछ ना कुछ डोनेट करने के लिए बोली लगाने लग जाते हैं, पर चेंग ने उन लोगों को पहचान लिया था क्योंकि वो लोग चैरिटी के नाम पर इलीगल ड्रग्स को स्मगल कर रहे थे। और यह हुआंग भी चेंग से पूछता है कि वो कुछ भी डोनेट करने के लिए क्यों नहीं लेकर आई है, जबकि उसके हस्बैंड यानी कि तिंग के पास तो बहुत सारी रेयर चीज़ें हैं जैसे कि जो सेफ बॉक्स में पड़ी थी। ये सुनते ही चेंग थोड़ी सी नर्वस हो जाती है, क्योंकि अगर वो हुआंग को बता देती कि उस सेफ बॉक्स के अंदर क्या था तो हुआंग उस रेयर चीज़ को लेने के लिए कुछ भी कर सकता था और चेंग के हाथ से एविडेंस जा सकता था, जिसकी वजह से वो थोड़ी नर्वस होकर सोचने लग जाती है कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। तभी अचानक से एंट्री होती है ईरान की, जो कि वहाँ पर शाओ के साथ आया था। वो उन सभी को कहता है कि वो लोग उसके बिना बैंकेट भला कैसे चालू कर सकते हैं। इतना कहकर वो स्माइल करते हुए चेंग के पास जाकर बैठ जाता है। वो चेंग से बिल्कुल ऐसे ही बात कर रहा था जैसे वो दोनों साथ में वहाँ पर आए हो और हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हो, पर कहीं ना कहीं हुआंग को कुछ तो पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो ईरान से कहता है कि उसकी वाइफ ने चैरिटी बैंकेट के लिए कुछ भी डोनेट ना करके उनका रूल तोड़ा है, तो अब उसे अपनी वाइफ को सज़ा देनी होगी। ये सज़ा असल में उसके ऊपर वाइन बॉटल को हिट करने की थी, जिसका एग्जाम्पल भी हुआंग अपने ही एक आदमी के सर पर वाइन बॉटल हिट करके ईरान को देता है। और अब ईरान को ना चाहते हुए भी वो वाइन बॉटल हाथ में उठाने पड़ती है। सभी लोगों की नज़र उस पर ही थी कि वो अपनी वाइफ को ना मारकर एक पालतू डॉग बनेगा या फिर हुआंग के लिए लॉयल बनेगा। जहाँ पर ईरान वाइन बॉटल उठाते ही हिट तो करता है, पर चेंग की जगह वो हुआंग के ही आदमी को हिट कर देता है और सभी को कहता है कि वो साउथ ईस्ट एशिया इसलिए नहीं गया था कि कोई उसे एक पालतू डॉग बुलाए, जबकि वो तो साउथ ईस्ट एशिया में मरते मरते बचा था और उससे उसने एक ही चीज़ सीखी थी कि वो किसी से भी नहीं डरेगा। यही एटीट्यूड हुआंग को पसंद नहीं आता। वो ईरान के सर पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन तभी शाओ अपनी गन निकाल कर हवा में फायर कर देती है और उस चैरिटी पार्टी को ख़त्म करते हुए बोलती है कि बहुत जल्दी मिस्टर बा वापस से आने वाले हैं। अगर उन्हें पता चला कि यहाँ पर इतना सब कुछ चल रहा है तो हुआंग को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जो सुनते ही हुआंग उस वक्त के लिए ईरान और चेंग को छोड़ देता है और ईरान वहाँ से चेंग के साथ चला जाता है। जिसके बाद ईरान उसे उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए जाता है और वो चेंग को समझाता भी है कि उसे हुआंग से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इंसान था। चेंग उससे पूछती भी है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ईरान तो वहाँ पर उसे प्रोटेक्ट करने ही आया था।
पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके सामने मिस्टर 13 आ जाता है। वो अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर चैंग और ईरान को पकड़ लेता है, क्योंकि कुछ दिन पहले वो मिस लान से मिला था और असल में मिस्टर 13 भी किसी वजह से जान चुके थे कि ईरान उनकी फैमिली में तिंग बनकर रह रहा था। जब ये बात लान को पता चलती है तो वो 13 को यांग फैमिली का ध्यान रखने का काम दे देती है, क्योंकि मिस्टर 13 लान को पसंद करता था। तो वो भी मिस लान की फैमिली को अपनी फैमिली समझकर प्रोटेक्ट करने के लिए मान जाता है, क्योंकि लान तो अपनी एक बिजनेस ट्रिप पर जाने वाली थी और मिस्टर 13 भी हाओ को लान का ध्यान रखने के लिए कहता है, जबकि हाओ भी मिस लान को पसंद करता था। फिर हम देखते हैं कि चैंग और ईरान को एक ही रूम में साथ में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर चैंग उससे पूछते हैं कि तुमने 13 के लोगों से फाइट बैक क्यों नहीं किया। तो ईरान उसे कहता है कि वो सभी लोगों से लड़ाई करके बहुत ही थक चुका था और बस किसी तरह से चैंग के साथ रहना चाहता था, इसलिए वो अभी वहाँ पर बंधा हुआ है, जबकि वो अपने हाथ एक ही सेकंड में खोल सकता था। वो चैंग से भी ये पूछता है कि वो भला हुआंग से मिलने के लिए क्यों गई थी, कहीं हुआंग का लेना देना उसके पेरेंट्स की डेथ से तो नहीं है। तो चैंग बोलती है कि वो अभी ये कंफर्म नहीं कर पाई है, क्योंकि उसे अभी हुआंग के हाथ पर वो स्कार देख रहे हैं जो कि उसके पेरेंट्स के मर्डरर के हाथ पर था। इतना कहकर वो अब उसे यहाँ से निकलने के लिए बोलती हैं, क्योंकि उनके पास वहाँ पर बंधे रहकर कुछ न करने का टाइम नहीं था। तभी ईरान बहुत ही आसानी से अपने हाथों और चैंग के हाथों को खोल देता है, जो कि वो पहले भी कर सकता था, पर वो बस चैंग के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था। वो अब चैंग से ये भी रिक्वेस्ट करता है कि वो भी उसकी मदद करना चाहता था, तो वो उसे अपने मिशन में शामिल कर ले। इस पर चैंग उसे साफ मना कर देती है, क्योंकि आज जब उसने हुआंग को ईरान के ऊपर गन पॉइंट करते हुए देखा था, वो तभी समझ चुकी थी कि वो अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से ईरान को खतरे में नहीं डाल सकती है, इसलिए उसे ईरान की हेल्प भी नहीं चाहिए थी। अब हम देखते हैं कि इन दोनों को एक साथ वहीं पर सोना पड़ता है, क्योंकि अभी 13 के लोगों ने उन दोनों को वहाँ पर ट्रैप कर रखा था। जहाँ पर चैंग जब सो रही थी तो ईरान नोटिस करता है कि चैंग को बहुत ठंड लग रही है, इसलिए वो अपने जैकेट से उसे कवर कर देता है। उसने मन में भी सोच लिया था कि वो चैंग की हैप्पी और पीसफुल लाइफ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है और वो उसकी हेल्प ज़रूर करेगा। अब वो इस बारे में 13 से बात करने के लिए चाहता है, जहाँ उसका पहला सवाल यही था कि आखिर 13 चैरिटी बैंकेट में क्यों नहीं आया था और कहीं वो हुआंग की साइड तो नहीं है। पर असल में हुआंग शियांग फैमिली की तरफ लॉयल था, इसलिए वो ईरान की हेल्प करने के लिए मान जाता है, क्योंकि ईरान ने उसे साइन दे दिया था कि उनकी फैमिली से एक मेंबर यानी कि चैंग की जान खतरे में है। उसे बचाने के लिए ईरान को मिस्टर 13 की ज़रूरत थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिशप हुआंग से मिलने के लिए जाता है। असल में वो हुआंग को ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया था कि जो लड़का शियांग फैमिली में तिंग बनकर रह रहा है वो तिंग नहीं है, वो असल में ईरान है, जो कि सिर्फ तिंग जैसे दिखता है। बिशप ये सब कुछ हुआंग को इसीलिए बताने के लिए आया था क्योंकि उसने इतने सालों तक शियांग फैमिली के लिए काम किया था, पर उसे वहाँ पर रहते हुए काफ़ी सारे नुकसान झेलने पड़े थे, इसीलिए वो हुआंग के लिए काम करना चाहता था। जो सुनते ही हुआंग जोर जोर से हंसने लग जाता है और हुआंग का आदमी बिशप से बात भी कर रहा था कि अब तो वो लोग टीममेट्स हैं। पर तभी हुआंग अपनी गन निकाल कर सीधा बिशप के सर पर शूट कर देता है, क्योंकि हुआंग को धोखेबाज लोग पसंद नहीं थे। वो ये भी जानता था कि अगर बिशप तिंग को धोखा दे सकता है तो वो हुआंग को भी धोखा दे सकता है, पर अब हुआंग के हाथ में ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आ गई थी। तो अब मिस्टर बा, जो कि उनके सीनियर थे, उनकी वेलकम पार्टी में ईरान को एक्सपोज करने का सोच लेता है ताकि मिस्टर बा ईरान और चैंग को जिंदा ना छोड़े। इसके बाद हम देखते हैं कि चैंग की अगले दिन नींद खुलती है तो उसके सामने पेपर से बने फ्लैश पड़े हुए थे जो कि ईरान ने उसके लिए रखे थे। ईरान भी वहाँ पर आ जाता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि जब आखिरी बार वो शियांग फैमिली छोड़कर जा रहा था तो उसे चैंग ढूंढते हुए क्यों आई थी। चैंग उसे बताती है कि ईरान ने उसकी लाइफ फ्लावर से ब्यूटीफुल कर दी थी और वो उसकी वजह से रोज सुबह फ्लावर्स को देखते हुए जागती थी, इसलिए वो बस थैंक्स बोलने के लिए उसके पीछे आई थी। जो बोलते ही वो दोनों साथ में चीयर्स करते हैं। तभी चैंग की नींद खुल जाती है क्योंकि वो सिर्फ असल में एक सपना देख रही थी और ईरान वहाँ बस उसके लिए फ्लावर्स छोड़कर जा चुका था। तभी चैंग की असिस्टेंट वहाँ पर आती है जो कि उसे हुआंग की वेलकम पार्टी के बारे में बताती है। यही मौका था कि चैंग अपने पेरेंट्स के मर्डरर को कंफर्म कर सकती थी, इसलिए वो वहाँ से बाहर निकलने के लिए असिस्टेंट के कपड़े पहनकर अपने फेस बुक से कवर करके निकल जाती हैं। दूसरी तरफ ईरान को भी डिटेक्टिव से पता चल चुका था कि हुआंग वो पार्टी मिस्टर बा के लिए रख रहा था और इस बार ईरान मिस्टर बा को अपनी एबिलिटीज दिखाना चाहता था कि वो क्या कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैंग भी उस पार्टी में जाने के लिए न्यू फेयर के बाहर चली जाती है, पर वहाँ के गार्ड उसे अंदर जाने ही नहीं देते हैं। तभी वहाँ पर आ जाती है शाओ, जिससे कि चैंग रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अंदर ले जाने में हेल्प करे, पर शाओ उसे ये कहकर मना कर देती है कि वो चैंग को हुआंग के हाथों मरते हुए नहीं देखना चाहती है, क्योंकि पिछली बार भी उस बैंकेट में उनके बीच चीज़ें बिगड़ गई थी, इसलिए चैंग को अंदर जाने का मौका ही नहीं मिल पाता। फिर हम देखते हैं कि हुआंग पार्टी में मिस्टर बा का वेलकम करता है, जहाँ वो सबसे पहले उससे तिंग के बारे में पूछते हैं। तभी बाहर ईरान भी एक आदमी के साथ आ जाता है
जबकि उसे पार्टी में इनवाइट किया ही नहीं गया था। उसे देखने हुआंग बाहर आता है, जहाँ ईरान के साथ जो आदमी था वो हुआंग के सामने आकर उसे कहता है कि हुआंग जानता भी है कि वो किसे रोक रहा है। जो सुनते ही हुआंग उस आदमी के सर पर गन रख देता है। तभी वो आदमी बस एक इशारा करता है और वहाँ एक पूरी ट्रक भरकर आर्मी आ जाती है, क्योंकि असल में वो आदमी कमांडर लियो था, जिसकी वजह से हुआंग कुछ भी नहीं कर पाता और उसे उन लोगों को अंदर जाने ही देना पड़ता है। ईरान अब मिस्टर बा से मिलता है, जब वो उसे कमांडर लियो से इंट्रोड्यूस करवाता है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर बा तो कमांडर लियो को बहुत पहले से ही जानते थे और मिस्टर बा असल में कमांडर लियो से डरते भी थे, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल था। ये चीज़ ईरान ने इसीलिए की थी ताकि वो मिस्टर बा को ये प्रूव कर सके कि ईरान का असल में कितने पावरफुल लोगों के साथ कांटेक्ट है। दूसरी तरफ हुआंग को देखते हैं, जो कि अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर कुछ और ही प्लानिंग कर रहा था ईरान को फंसाने के लिए। तभी वहाँ पर आ जाती है श्याओ, जो कि वहाँ पर अपने डांसर्स के साथ आई हुई थी और उन डांसर्स ने मास्क पहना हुआ था। फिर भी ईरान एक डांसर को पहचान जाता है, क्योंकि वो डांसर चेंग थी, जो कि शाओ की मदद से वहाँ पर आ चुकी थी। उसे देखकर ईरान शॉक रह जाता है। अब हम देखते हैं कि ईरान चेंग को साइड में ले जाकर कहता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। आज उसका सच जानने का सही टाइम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे डेंजरस लोग थे और असल में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि हुआंग ने मिस्टर बा को ये बता दिया था कि उनके सामने जो इंसान तिंग बनकर घूम रहा है वो असल में तिंग नहीं है। इसलिए वो हवा में फायर करके सभी लोगों को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं और फिर वो ईरान को मिस्टर बा के सामने बुलाता है। ईरान की आईब्रो रब करता है, क्योंकि वो आईब्रो ईरान ने बस तिंग की तरह ड्रॉ की हुई थी, पर ये कोई प्रूफ नहीं हो सकता था। ईरान यही बहाना बनाता है कि उसकी आईब्रोज तो ठीक ही है। जिसके बाद मिस्टर बा हुआंग से एक आखिरी प्रूफ मांगते हैं और कहते हैं कि अगर हुआंग की बात सच निकली तो वो खुद अभी के अभी उसके सामने बैठे तिंग के हमशक्ल को मार देंगे। इसलिए हुआंग एक सवाल करता है जिसके बारे में सिर्फ तिंग जानता था। वो सवाल ये था कि हुआंग अपने लेफ्ट हैंड में ग्लव पहनकर क्यों रखता है। इस पर ईरान कुछ भी नहीं बोल पाता, क्योंकि वो ये बात नहीं जानता था। लेकिन तभी चेंग सामने आकर उसे कहती है कि तिंग ये कैसे बोल सकता है कि हुआंग का लेफ्ट हैंड है ही नहीं, और वो ग्लव्स भी तिंग ने हुआंग को अपना कटा हुआ हाथ छुपाने के लिए गिफ्ट किया था, जिस ग्लव को चेंग ने पसंद किया था। ये सुनते ही सभी लोग शौक रह जाते हैं, क्योंकि चेंग को ये बात असल में शाओ से पता चली थी और शाओ ने ही तिंग को ग्लव दिया था हुआंग को गिफ्ट करने के लिए। जिसके बाद अब चेंग हुआंग के हाथ से ग्लव भी खींच लेती है और वहाँ उसके हाथ पर उसे वो स्कार दिख जाता है, जो कि उसके पेरेंट्स के मर्डरर के हाथ पर था। यानी कि अब चेंग को अपने पेरेंट्स का मर्डर मिल चुका था। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसे उसके पेरेंट्स की याद आ गई थी। वो उन लोगों को ये भी बताती है कि वो यहाँ पर आई ही इसलिए थी ताकि वो अपने हस्बैंड तिंग का ध्यान रख सके कि आखिर वो क्लब्स और बार्स में क्यों जाता रहता है। पर वो यहाँ पर एक गलती कर देती है। वो हुआंग के ऊपर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा करके उस पर गन पॉइंट कर देती है, क्योंकि उसने उन लोगों की लाइफ बिगाड़ दी थी। ये देखकर हुआंग भी अपनी गन चेंग के ऊपर पॉइंट कर देता है, जिसकी वजह से ईरान को चेंग को बेहोश करना पड़ता है। वो चेंग को वहाँ से लेकर जाना चाहता था, पर हुआंग अब भी उसे रोक देता है। लेकिन तभी मिस्टर बा उन दोनों के बीच में आ जाते हैं। वो हुआंग को रुकने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो चैरिटी वाले दिन की बात भी जान गए थे कि हुआंग ने कैसा बिहेव किया था। और वो ईरान को भी जाते जाते कहते हैं कि अभी तो उसे मिस्टर बा के लिए बहुत सारे काम करने हैं। अगर उसकी फैमिली उनके बीच आई तो वो तिंग की फैमिली को भी रास्ते से हटा सकते हैं। जो सुनकर ईरान समझ जाते हैं कि वो उसकी साइड बिल्कुल भी नहीं है और वो उसे मारने से पहले एक बार सोचेगा भी नहीं। फिर हम देखते हैं कि ईरान चेंग के साथ कार में बैठा हुआ था। जब चेंग को होश आता है तो वो ईरान से थोड़ा सा गुस्सा होती है, क्योंकि ईरान ने उसे बेहोश कर दिया था। इस पर ईरान बोलता है कि वो दोनों साथ मिलकर हुआंग से बदला ले सकते हैं और चेंग को कुछ भी अकेले करने की जरूरत नहीं है। पर वो इस पर मना करके कार से निकल जाती है और जब ईरान उसके पीछे जाता है तो ईरान को गुस्से में यही कह देती है कि कहीं वो उनकी शादी को सच तो नहीं मान रहा है और कहीं वो उसे सच में अपनी वाइफ तो नहीं समझने लग गया है, क्योंकि उनकी शादी तो बस एक प्लान का हिस्सा था इस सब तक पहुंचने के लिए। जो सुनने के बाद ईरान वहाँ से जाने लगता है और अब चेंग को फील हो रहा था कि उसने ये सब बोलकर गलती कर दी। इसलिए वो मन में भी यही सोच रही थी कि ईरान उसे अकेला छोड़कर ना जाए। असल में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि भले ही ईरान नाराज होकर वहाँ से जा रहा था, पर वो अचानक से रुककर चेंग से यही पूछता है कि क्या वो उसके साथ डिनर करना पसंद करेगी। जो सुनकर वो उसके पास आकर उसे टाइटली हग कर लेती है, क्योंकि वो उससे अलग नहीं रह सकती थी। ये देखकर ईरान भी स्माइल करने लग जाता है। आगे हम देखते हैं कि हुआंग अब भी मिस्टर बा को यही समझाने में लगा होता है कि उन्हें तिंग की हमशक्ल को मार देना चाहिए था। चेंग भी उनके लिए बहुत ही बड़ा खतरा है,
पर तभी मिस्टर बा अपनी तलवार हुआंग के हाथ पर रखते हैं और कहते हैं कि क्या वो भूल गया है कि उसका हाथ कैसे कटा था। असल में 2 साल पहले मिस्टर बा ने पनिशमेंट देने के लिए हुआंग का हाथ अपनी तलवार से काटा था, क्योंकि उसने उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी लो कर दी थी। और अभी मिस्टर बा उसे यही समझाते हैं कि उन्हें अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट की ज़रूरत है, जो कि उन्हें सिर्फ शियांग फैमिली ही प्रोवाइड करवा सकती है। इसीलिए उन्हें तिंग से अच्छे रिलेशन रखने हैं, ना कि उसे परेशान करना था, क्योंकि तिंग कमांडर लियो के साथ पार्टी में आया था और कमांडर लियो साउथ रेल लाइन को कंट्रोल करता था। यानी कि मिस्टर बा के जितने भी प्रोडक्ट्स वहाँ से ट्रांसपोर्ट होते थे उनमें उन्हें कमांडर लियो की हेल्प चाहिए थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईरान और चेंग साथ में डिनर करने के बाद एक साथ ड्रिंक भी करते हैं। यहाँ चेंग ईरान को बता रही होती है कि उसे वाइन पीना क्यों पसंद है, और वो वाइन इसीलिए पिया करती थी क्योंकि उसे पीने के बाद वो अपनी पास की गई मिस्टेक्स और अपने पेरेंट्स की मर्डर वाली मेमोरी को कुछ टाइम के लिए भूल पाती थी। ये सुनकर ईरान भी एक वाइन का ग्लास उठाता है और उसे पी के चेंग को याद दिलाता है कि एक बार चेंग ने उसे शूट कर दिया था और अब वो वाइन पीने के बाद इस चीज़ को भुला रहा है। दोनों अब एक दूसरे की मिस्टेक्स याद करते हुए एक एक ग्लास ड्रिंक करने लग जाते हैं। इसी बीच चेंग उठकर ईरान से कहती है कि अब वो जो करने वाली है उसे भी ईरान को भुलाना होगा। इतना कहकर वो उसे किस कर देती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है और बोलता है कि वो उस किस को कभी भी नहीं भूल पाएगा। ये कहकर वो चेंग को अपनी तरफ खींच लेता है और दोनों वापस से किस करते हैं और वहीं चेयर पर ही सो जाते हैं। अगले दिन अब जब चेंग की आंख खुलती है तो ईरान को अपने सामने सोता हुआ देखकर अपनी चेयर भी धीरे से उसके क्लोज लेकर चली जाती है। वो उसके बालों को अपने हाथों से ठीक करने लग जाती है। जब हम नोटिस कर पाते हैं कि ईरान भी जाग चुका था, पर वो चेंग के सामने सोने की एक्टिंग करता है ताकि चेंग उसे टच करती रहे। तभी चेंग की असिस्टेंट वहाँ पर आ जाती है और वो चेंग को किसी इमरजेंसी के बारे में बताती है, जो सुनते ही ईरान भी एकदम से बोल पड़ता है कि क्या इमरजेंसी हुई है। असल में मिस लान अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस आ चुकी थी और उसने चेंग और ईरान को मिलने के लिए बुलाया था। ये तीनों अब साथ में बैठकर लंच करते हैं, जहाँ पर लान ईरान से पूछती है कि वो तो तेंग फैमिली से चला गया था ना, तो वापस कैसे आ गया। इस पर चेंग लान को समझाती है कि ईरान उनकी फैमिली के लिए कुछ भी बुरा नहीं चाहता है, पर लान भी चेंग से बोलती है कि वो ये बात पहले से ही जानती है, इसीलिए उसने ईरान को भी लंच पर बुलाया था। लान अभी ईरान से उसकी मॉम के बारे में पूछती है तो ईरान उसे सब कुछ बताते हैं कि उसका ब्रदर तेंग उससे सिर्फ 2 मिनट ही बड़ा था और ईरान की मॉम ने उसे बचपन से ही बहुत प्यार से रखा। वो उसे फ्लावर्स उगाना और पेपर से फ्लावर्स बनाना सिखाती थी, लेकिन ईरान के 7 साल की उम्र में ही उसकी मॉम की डेथ हो गई, जो सुनकर लान को काफ़ी बुरा फील होता है क्योंकि ईरान की मॉम लान की सिस्टर जैसी ही थी। यहाँ पर अब लान उसे उसका बर्थडे गिफ्ट भी देती है क्योंकि तिंग के साथ साथ ईरान का बर्थडे भी आने वाला था, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि इतने सालों में आज तक कहीं पर भी उसे ऐसा ट्रीट नहीं किया गया था और अब उसे समझ में आ रहा था कि फैमिली का मतलब और घर का मतलब क्या होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ईरान डिटेक्टिव ली से मिलने के लिए जाता है, पर वो लोग मिस्टर बा के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि मिस्टर बा ही उनकी सिटी के ड्रग स्मगलिंग के हेड थे और वो अपने बिजनेस भी एक्सपेंड कर रहे थे, जो कि बाकी अच्छी कंपनीज के लिए खतरनाक हो सकता था। इसीलिए अब ईरान का मेन टारगेट था मिस्टर बा। उसे पकड़ने के लिए उन लोगों को क्लाइंट्स की ज़रूरत थी जो कि मिस्टर बा के साथ डील कर सके और ईरान को कुछ सबूत मिल सके। जिसके बाद ईरान शाह से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो ईरान को अपने साथ रिक्शा में बैठने के लिए कहती है, पर ईरान मना कर देता है और ये दोनों एक टी शॉप में मिलते हैं, जहाँ पर शाह चाहती थी कि अगर ईरान को अपनी पोजीशन पर टिके रहना है तो उसे हुआंग को मारना होगा। इस बात पर ईरान भी हाँ कर देता है, जहाँ शाह उसे कल एक लोकेशन पर मिलने के लिए बुलाती है ताकि वो हुआंग के खिलाफ कुछ एविडेंस उसे दे सके। और शाह उसके बर्थडे पर उसे एक टाई भी गिफ्ट करती है, पर ईरान वो गिफ्ट लेने से मना कर देता है क्योंकि तेंग असल में शाह को पसंद करता था और ईरान उनके बीच में नहीं आ सकता था, जो सुनकर शाह उसे कहती है कि उसे तेंग की तरह बनना होगा क्योंकि ईरान की वीकनेस थी उसकी फीलिंग्स। तभी ईरान को बाहर चेंग दिख जाती है जिसने उन दोनों को देख लिया था, इसीलिए ईरान उसी वक्त चेंग को मिलने के लिए वहाँ से भाग जाता है। वो उसके साथ उस रिक्शा में भी बैठता है, जो देखकर शाह स्माइल करने लग जाती है क्योंकि वो भी जानती थी कि ईरान चेंग को पसंद करता है। इधर चेंग ईरान से पूछती है कि क्या अगर चेंग की जगह पर शाह होती तभी वो रिक्शा में चढ़ जाता है। ईरान उसे कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। इसके साथ साथ वो चेंग से उनके रिलेशनशिप के बारे में भी पूछता है, तो वो उसे एक प्रॉमिस करती है और बोलती है कि दोनों बहुत ही अच्छे पार्टनर्स हैं और दोनों एक दूसरे को कभी भी धोखा नहीं देंगे। दूसरी तरफ हम मिसलान को देखते हैं, जो कि हुआंग से मिलने के लिए गई हुई थी। असल में हुआंग मिसलान की फार्मास्यूटिकल कंपनी से उनकी ड्रग प्योरिफिकेशन टेक्निक लेना चाहता था, जिसके लिए वो लान को ड्रिंक भी ऑफर करता है, पर उससे पहले हुआंग को बाहर जाना पड़ता है। वो अपने आदमी से यही बात कर रहा था
कि वो लोग लान की कंपनी को एक्सपोज कर देंगे। यही बात हाओ भी वहाँ पर खड़े होकर सुन लेता है। वो जल्दी से मिस लान को वहाँ से लेकर जाने लगता है, पर तभी हुआंग आकर उन दोनों को रोक देता है और कहता है कि वो बिना ड्रिंक ख़त्म किए हुए यहाँ से नहीं जा सकते। अब लान की जगह अपोलोजाइज करने के लिए हाओ पूरी वाइन बॉटल खाली कर देता है और एक बार के लिए लान को वहाँ से बचाकर ले जाता है। फिर मिस लान हाओ को संभालती है और स्मेल करके कहती है कि उसकी ड्रिंक में ज़रूर कुछ मिलाया हुआ था। तभी हाओ की पॉकेट से लान का वही इयररिंग गिरता है, जिसे देखकर उससे पूछती है कि उसने अब तक वो इयररिंग संभाल कर क्यों रखा हुआ है। तो हाओ कुछ भी जवाब नहीं देता। लान उससे बोलती है कि कहीं वो ये किसी को गिफ्ट तो नहीं करने वाला था। तो हाओ से अचानक से कहता है कि वो किसी लड़की को देखता भी नहीं है, जिससे लान समझ जाती है कि वो उसे पसंद करता है। इसलिए वो हाओ को किस करके वहाँ से जाने लगती है, पर वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और दोनों एक दूसरे को वापस से किस करते हैं। बाद में हम देखते हैं कि ईरान कांगाई फार्मास्यूटिकल्स के बाहर शाओ के आने का वेट कर रहा था, क्योंकि आज वो उसे हुआंग की सीक्रेट वेयर हाउस के बारे में बताने वाली थी, जहाँ पर उसने वो एफीड्रा ड्रग छुपाई हुई थी जो कि इलीगल थी। तभी वहाँ पर शाओ आ जाती है, जो कि उसे कुछ भी बताने से पहले तिंग के बारे में पूछती है कि आखिर तिंग कहाँ पर है। तो ईरान उसे बता देता है कि तिंग कोमा में है और उसे एक प्राइवेट क्लिनिक में रखा गया है, जिसके साथ ईरान उससे पूछता है कि आखिर वो खुद वहाँ पर उसे इन्फॉर्मेशन देने के लिए क्यों आई है। तो वो उसे कुछ भी नहीं बताती है, जिससे कि ईरान वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद शाओ उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है। असल में वो वहाँ पर बर्थडे विश करने के लिए आई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब हाओ को होश आता है तो उसके सामने बैठी होती है मिस लान, क्योंकि हाओ ने पिछली रात कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी और उसने नशे में लान को किस भी किया था, पर उसके बाद हाओ ने क्या किया उसे कुछ भी याद नहीं था। इसलिए वो मिस लान से कहता है कि अगर उसने लान के साथ ड्रंक होकर कुछ गलत कर दिया तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, वो उसे शादी भी कर लेगा। इस पर वो उसे याद दिलाती है कि उसने तो बस अपने कपड़ों पर वॉमिट कर दी थी, इसलिए मिस लान ने उसके कपड़े बदले, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं हुआ। जो कहने के बाद वो उससे पूछती है कि क्या अब भी वो उसे शादी करेगा। तो हाउ डर की वजह से कुछ भी बोल नहीं पाता। लान भी ये क्या कर वहाँ से चली जाती है कि वो तो सिर्फ मजाक कर रही थी, जबकि उन दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स थी। इसके बाद हम देखते हैं कि चैंग तिंग को बर्थडे विश करने के लिए क्लिनिक में जा रही होती है। उसने ईरान के लिए भी एक केक तैयार किया हुआ था, जिसे वो घर आकर ईरान के साथ मिलकर कट करने वाली थी। लेकिन जब वो क्लिनिक जाने के रास्ते से गुजर रही थी तो उसे रास्ते पर हुआंग और उसका असिस्टेंट देख लेते हैं और वो दोनों चुपकी से उसे फॉलो करते हैं, जहाँ चैंग तिंग के पास जाकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं और वो उसे एक गिफ्ट भी देती हैं, जो कि असल में ईरान ने तिंग के लिए भेजा था। वो गिफ्ट एक लॉकेट था, जिसे तिंग और ईरान की मदर ने उन दोनों के लिए बनाया था। इसके बाद वो उससे बात करने लग जाती हैं और उसे सब कुछ सच्चाई भी बता देती हैं कि उसके साथ कुछ दिनों से क्या क्या हो रहा है। हम ये भी देख पाते हैं कि जब वो वहाँ से जा रही थी तो तिंग अपना हाथ उठाकर उसे बुलाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो धीरे धीरे अब कोमा से बाहर आ रहा था। पर तभी हुआंग चैंग को फॉलो करते करते वहाँ पर आ चुका था और अब जब उसे सब कुछ पता चल चुका था तो वो चैंग को वहीं पर किडनैप कर देता है और ईरान को भी कॉल करके बता देता है, क्योंकि कुछ ही देर में वहाँ पर मिस्टर बा भी आने वाले थे। जब वो तिंग और ईरान को देखते तो उन्हें मार भी सकते थे, जिससे कि हुआंग का बदला पूरा हो जाता, जिसकी वजह से अब ईरान भी जल्दी से चैंग को बचाने के लिए अपनी कार में निकल जाता है। पर रास्ते में अचानक से उसकी कार खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसे आने में देर हो जाती है। दूसरी तरफ जब चैंग वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी तो उसे भी हुआंग और उसके लोग पकड़ लेते हैं। वो चैंग के ऊपर हाथ भी उठाते हैं और उसे धमकी देते हैं कि अगर वो सारा ब्लेम ईरान पर डाल देगी तो शायद वो उसे मिस्टर बा से बचा लेंगे, पर चैंग ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे। इस पर वो सभी लोग चैंग का मजाक भी उड़ाते हैं कि वो अपने ब्रदर इन लॉ के साथ अफेयर चला रही है। पर चैंग यहाँ पर हुआंग को वार्न करती है कि अगर वो आज बच गई तो वो एक दिन उसे ज़रूर मारेगी। ये सुनकर हुआंग को गुस्सा आ जाता है। वो चैंग को गन से शूट भी करने वाला था, पर तभी वहाँ पर ईरान एक घोड़े पर आ जाता है और हुआंग को नीचे गिरा देता है। अब एक एक करके वो सभी से फाइट करता है, जब वो हुआंग को भी गुस्से में शूट करने वाला था और हुआंग काफ़ी डर भी गया था, लेकिन वो उसे मारता नहीं है, बस वार्न करता है कि अब अगर उसने चैंग की तरफ देखा भी तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। तभी अचानक से वहाँ पर मिस्टर बा आ जाते हैं, जिसके आते ही हुआंग उसे बता देता है कि कैसे ईरान और चैंग ने मिलकर तिंग को इंजर्ड कर रखा है। वो मिस्टर बा को तिंग की बॉडी दिखाने के लिए लेकर जाते हैं, जिसे देखकर अब ईरान वापस से झूठ बोलता है कि वो लड़का असल में तिंग नहीं बल्कि ईरान है, जो कि उसका ट्विन ब्रदर है और उसका एक्सीडेंट हो जाने की वजह से तिंग और चैंग ने उसे प्राइवेट क्लिनिक में रखा हुआ है। ये सुनकर मिस्टर बा कहते हैं कि आज तक ये बात सामने क्यों नहीं आई कि तिंग का एक ट्विन ब्रदर भी है। तो ईरान यहाँ पर उसे अपनी मॉम का बहाना देता है कि उसकी मॉम की डेथ के बाद ही उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखी हुई थी, लेकिन फिर भी मिस्टर बाओ उसे पहचान लेते हैं कि वो तिंग नहीं है, इसलिए वो उसे शूट भी करने वाले थे।
पर तभी असली थिंग होश में उठकर वहाँ पर आ जाता है। वो उन सभी लोगों से पूछने लग जाता है कि वो सब कौन है, क्योंकि शायद वो अपनी मेमोरी खो चुका था, जिसकी वजह से सभी लोग और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भला असली थिंग कौन है। इसी बीच मिस्टर बा असली थिंग को गोली मारकर उसे जान से मार डालते हैं। ये देखकर सभी लोग काफ़ी डर जाते हैं। अब मिस्टर बा ईरान और चैंग को पकड़ लेते हैं और ईरान को टॉर्चर भी करते हैं, लेकिन ईरान अब भी उसे सच नहीं बताता कि वो यहाँ पर क्यों आया है। इसलिए मिस्टर बाओ उसे एक ड्रग देते हैं जो कि लोगों की नर्व्स को ब्लॉक कर देती थी, और ये ड्रग लोगों से सच बुलवाने में काम आती थी। जब ईरान वो ड्रग स्मेल कर रहा था तभी वो चेंग को आंखें बंद करने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि चेंग उसे ऐसी हालत में देखे। जिसके बाद मिस्टर बा ईरान से पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आया है, तो वो ड्रग लेने के बाद भी उसे झूठ बोल देता है कि वो यहाँ पर पैसे और फेम के लिए आया है। ऐसा इसीलिए हो पाया था क्योंकि वो जानता था कि मिस्टर बा सच जानने के लिए क्या कर सकते हैं। इसलिए उसने डिटेक्टिव ली के साथ मिलकर पहले ही ट्रेनिंग ली थी और उस ड्रग को टॉलरेट कर पा रहा था। जहाँ वो मिस्टर बा को ये भी कह देता है कि वो यहाँ बस अपनी शियांग फैमिली से बदला लेने के लिए आया था, क्योंकि उन्होंने ही ईरान को बचपन में अकेला छोड़ दिया था। जिसके बाद मिस्टर बाओ से एक और सवाल करते हैं, और ये सवाल था चेंग के ऊपर कि आखिर चेंग ईरान की क्या लगती है। जहाँ पर ईरान झूठ नहीं बोल पाता है और मिस्टर बा को बता देता है कि ईरान उसकी वाइफ है, वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। ये सुनकर मिस्टर बा ईरान को छोड़कर चेंग के पास आ जाते हैं। वो उसको मारने वाला था, पर तभी चेंग उसे अपने मॉम डैड का नाम बताती है और याद दिलाती है कि जिस ड्रग की ज़रूरत अभी मिस्टर बा को है वो ड्रग उसके मॉम डैड ने इन्वेंट की थी। अगर मिस्टर बा चाहते हैं तो उसे वो ड्रग मिल सकती है। ये सुनते ही वो चेंग को भी नहीं मारता और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद चेंग रोते रोते ईरान के पास जाकर उसका सर अपनी गोद में रख लेती है और उसे कहती है कि अब भले ही कुछ भी हो जाए पर वो ईरान को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी और हमेशा उसके साथ रहेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेंग और मिस लान अकेले में ही थिंग का फ्यूनरल करते हैं। यहाँ पर चेंग काफ़ी गिल्ट में थे क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, पर तभी लान उसे कहती है कि थिंग के साथ वही हुआ जो कि उसके फॉर्चून में लिखा हुआ था, क्योंकि वो ड्रग स्मगलिंग में शामिल था और एक न एक दिन उसके साथ ऐसा होना पॉसिबल था। अब उन्हें थिंग के लिए मिस्टर बा और हुआंग से रिवेंज लेना चाहिए, ना कि खुद को गलत समझते रहना चाहिए। जिस पर चेंग भी हाँ कर देती है। फिर वो मिस लान से अपने मॉम डैड की डॉक्यूमेंट्स मांगती हैं जिनमें उन्होंने ड्रग प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा हुआ था, पर उस बारे में तो बस ग्रैंड मदर ही जानती थी। इसलिए मिस लान चेंग से थोड़ा सा टाइम मांगती है और कहती है कि वो ग्रैंड माँ से उस बारे में जान कर रहेगी। जिसके बाद चेंग तो वहाँ से ईरान से मिलने के लिए हॉस्पिटल चली जाती है, लेकिन उसके जाते ही वहाँ ग्रैंड माँ हॉस्पिटल से ठीक होकर आ चुकी थी और वो लान से बोल रही थी कि वो सब कुछ जान चुकी है। दूसरी तरफ हम ईरान को देखते हैं जिसे अब भी होश नहीं आया था, तो चेंग यहाँ पर उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसके सारे अधूरे काम अब पूरे करेगी, और ऐसा वो इसीलिए कर रही थी क्योंकि ये सब कुछ होने के बाद डिटेक्टिव ली से मिलने के लिए गई थी और उसे ईरान के बारे में सब जानने का मौका मिला कि वो कितने सालों से उन लोगों को पकड़वाने में हेल्प कर रहा है जो कि अपनी खुद की कंट्री को ही धोखा दे रहे हैं और इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। यही वजह थी कि ईरान हर चीज़ में इतने ज़्यादा ट्रेंड था क्योंकि वो ये काम सालों से कर रहा था और उसका बदला लेने के लिए वो सारे काम चेंग करने वाली थी। जिसके बाद हम ग्रैंड माँ को देखते हैं। उन्हें थिंग की डेथ के बारे में पता था, वो उसे याद करके थोड़ी सी इमोशनल हो रही थी, पर लानू ने खुद को संभालने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर चेंग भी आ जाती है जो ग्रैंड माँ को देखकर उनके सामने झुक जाती है और बहुत ही रोती है, जहाँ वो बार बार ग्रैंड मदर को सॉरी बोल रही थी, पर वो उसे बताती है कि इस सब में उसकी कोई भी गलती नहीं है और ये सब बस उन मॉन्स्टर्स यानी कि मिस्टर बा और हुआंग ने किया है। जिसके बाद ग्रैंड माँ चेंग को वो ड्रग प्योरिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स भी दे देती हैं जो कि चेंग की मॉम डैड के थे। अगले दिन हम देखते हैं कि ग्रैंड माँ अंकल यू के साथ बैठी होती है। उनकी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब थी, जहाँ वो उसे बता रही होती है कि ये सब कुछ उसकी वजह से ही शुरू हुआ था क्योंकि ग्रैंड माँ ने पास में मिस्टर बा की हेल्प की थी और आज शायद उन सभी की पनिशमेंट उन्हें मिल रही थी। जहाँ ग्रैंड मदर अपनी फैमिली फ़ोटो देखकर इमोशनल भी हो जाती है और वो अंकल यू से कहती है कि वो कुछ देर बाहर बैठकर अपने घर को देखना चाहती है। जैसे ही अंकल यू वहाँ से थोड़ी सी दूर चले जाते हैं तो उन्हें फ्रेम के नीचे गिरने की आवाज़ आती है क्योंकि ग्रैंड माँ मर चुकी थी। तभी वहाँ पर लान चेंग और बाकी लोग भी आ जाते हैं। वो सभी ग्रैंड माँ की डेथ से बहुत ही ज़्यादा दुखी थे और अभी सब एक साथ मिलकर उनका फ्यूनरल करते हैं। यहाँ से अब हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं। ईरान अब भी कोमा में था तो चेंग उसका सारा काम संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और उसका साथ देने वाली थी मिस लान, पर वो दोनों अकेले इस काम के लिए काफ़ी नहीं थी, इसीलिए वो हेल्प लेती है हाउ मिस्टर 13 और शाओ की, ताकि सबसे पहले वो हुआंग से रिवेंज ले सके।
उसके लिए वो हुआंग की वेयर हाउस की सारी ड्रग्स अपने वेयर हाउस में ट्रांसपोर्ट करवाने वाले थे। वो लोग साथ मिलकर ये काम कर भी देते हैं, जहाँ सबसे पहले हाउ और मिस्टर 13 वेयर हाउस के बाहर खड़े हुए गार्ड्स को बेहोश कर देते हैं और फिर उस ड्रग को ट्रांसपोर्ट करने का काम था चैंग और शियाओ का, इसीलिए वो दोनों आगे चली जाती हैं। दूसरी तरफ हाउ और मिस लान वेयर हाउस के बाहर ही वेट करते हैं। अब जैसे वो देखते हैं कि हुआंग का असिस्टेंट वहाँ पर आ रहा था और असल में वही मिस्टर ही है जिसने उस दिन बार में लान की इंसल्ट की थी। इसकी वजह से लान हाओ को मजाक में कहती है कि अगर उसे कभी मौका मिला तो मिस्टर ही को अच्छा सबक सिखाना चाहती है। तो हाओ उसकी ये विश भी पूरी कर देता है और दोनों मिस्टर ही के फेस कवर करके उसे बहुत ज़्यादा मारते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर ही का गार्ड आ जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों को वहाँ से भागना पड़ जाता है। पर वो दोनों इस काम को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। अब गार्ड से छुपने के लिए दोनों खुद को वहाँ पर पड़े सामान के पीछे कवर कर लेते हैं। पर जब घर जाने की बारी आती है तो लान के पैर में चोट आ जाती है, जिसकी वजह से हाओ उसे अपनी बैग पर घर लेकर जाता है। और लान ये टाइम काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, क्योंकि उसके लिए वो एक सूथिंग मोमेंट था जिसमें वो बिना किसी टेंशन के हाओ के साथ थी। वो हाओ से ये भी बोलती है कि काश वो हमेशा ऐसे ही रह पाए, जहाँ वो भी उससे प्रॉमिस करता है कि वो दिन भी ज़रूर आएगा जब वो उसके साथ इस तरीके से शांति से रहेगी। यहाँ मिस लान हाओ को उसकी टूटी हुई हील्स फेंकने के लिए कहती है, पर उसे उसकी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा लगाव था, इसलिए वो उन्हें नहीं फेंकता। दूसरी तरफ हम शाओ और चैंग को ड्रिंक करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर चैंग शाओ को हेल्प के लिए थैंक्स बोलना चाहती थी। शाओ से कहती है कि अभी उनका काम पूरा नहीं हुआ है, तो चैंग उसे काम पूरा होने के बाद ही थैंक्स बोल सकती है। शाओ अब चैंग को चैरिटी बैंकेट का इन्विटेशन कार्ड देती है, पर वो थोड़ी सी परेशान थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि हुआंग या फिर मिस्टर बा चैंग को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि अगला चैरिटी बैंकेट चैंग के लिए काफ़ी डेंजरस होने वाला था। पर चैंग उसे कहती है कि उन लोगों को आज नहीं तो कल मिस्टर बा के उस इविल एम्पायर को ख़त्म करना ही होगा, ताकि वो लोग भी शांति भरी जिंदगी जी सकें, जहाँ वो दोनों एक साथ शेयर्स करते हैं। और शाओ चैंग से ये भी शेयर करती हैं कि चैंग बिल्कुल ईरान की तरह ही डिसीजन लेती हैं, दोनों एक जैसे ही हैं क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ है। और ये भी बोलती है कि ईरान भी चैंग को काफ़ी पसंद करता है, इसलिए वो शाओ की तरफ या फिर किसी और लड़की की तरफ देखता भी नहीं है। जिसके बाद हम ईरान को देखते हैं, वो अभी हॉस्पिटल में ही था। उसे काफ़ी बुरे सपने आ रहे थे कि जैसे चैंग बहुत ही जल्दी मरने वाली है। उसे बार बार अपने ट्विन ब्रदर थिंग अपने सामने दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से वो उसी वक्त होश में आ जाता है। वो चैंग को प्रोटेक्ट करने के लिए अब जल्दी से मिस्टी रेन चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हुआंग और शाओ एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पर हुआंग सेलिब्रेट कर रहा था और शाओ उससे पूछती है कि अब तक तो मिस्टर बा भी नहीं आए, तो वो अकेला यहाँ पर क्या कर रहा है। अब तो ना ही तेंगे और ना ही ईरान है, यानी कि सारा प्रॉफिट हुआंग को ही मिलने वाला था, इसलिए वो खुश था। जहाँ पर शाओ से ये भी कहता है कि शाओ को तो बस लोगों के साथ फन करने पर ही ध्यान देना चाहिए, ना कि उनके बिजनेस पर। इस पर शाओ भी उसे ये कहकर चली जाती है कि अगर वो ऐसा सोचता है तो उसे आज के लिए गुड लक कहना चाहती है, क्योंकि आज एक स्टॉर्म उसकी लाइफ में आने वाला था। शाओ ने अब यहाँ अपना पर्स भी चुपके से टेबल पर ही छोड़ दिया था। जिसके बाद चैंग चैरिटी बैंकेट के अंदर अकेले जा रही थी, पर तभी ईरान वहाँ पर आ जाता है। वो उसे घर चलने के लिए कहता है ताकि वो दोनों वहाँ पर डिस्कस करके वापस आ सके। तभी अचानक से मिस्टर बा वहाँ पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से अब उन दोनों को वहाँ पर बैठना पड़ जाता है। चैंग यहाँ पर वो ड्रग मिस्टर बा को देती है जिसकी उसे ज़रूरत थी। ये देखकर हुआंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो चैंग के पास जाकर उसकी ड्रग को फेंक भी बोलता है, पर तभी चैंग उठकर उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि वो उसे नहीं बल्कि मिस्टर बा को फेक बोल रहा है, क्योंकि उन्होंने उसकी ड्रग को अप्रूव कर दिया था। तभी मिस्टर बा हुआंग से कहते हैं कि उसे अपने सारे ड्रग चैंग को देने होंगे, ताकि उसे चैंग वो ड्रग बना सके जिसकी ज़रूरत मिस्टर बा को थी। उन्हें वो ड्रग साउथ ईस्ट एशिया में अपने क्लाइंट्स को बेचनी थी। लेकिन तभी हुआंग को अपने असिस्टेंट से पता चलता है कि उसकी सारी ड्रग्स वेयर हाउस से चोरी हो गई है। तो अब चैंग के सामने गन पॉइंट करके सारा इल्ज़ाम उसी पर डाल देता है कि उसने सारी ड्रग्स चोरी की है। पर ईरान चैंग को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा हो जाता है और हुआंग को ये भी पता चल जाता है कि चैंग आखिर किसकी बेटी है, जिसकी वजह से वो चैंग को शूट करना चाहता था, क्योंकि अब सारा इल्ज़ाम हुआंग पर आ रहा था कि अपनी ड्रग्स देना नहीं चाहता था। लेकिन तभी ईरान हुआंग की कैप को शूट करके उसे उड़ा देता है और उसे उठाते वक्त कहता है कि ये कैप तो ज़रूर हुआंग ने साउथ ईस्ट एशिया से मंगवाई है। आखिर ऐसा कौन है जो कि उसको एक गिफ्ट कर रहा है, क्योंकि वो कैप बहुत ही ज़्यादा रेयर थी। ये सुनते ही मिस्टर बाबी उसकी तरफ देखने लग जाते हैं, क्योंकि शायद हुआंग उन्हें धोखा दे रहा था, वो लॉयल नहीं था। कहीं ना कहीं वो साउथ ईस्ट एशिया वाले क्लाइंट से कनेक्टेड था, वो भी मिस्टर बा को बताए बिना। इसका एविडेंस भी अब हुआंग का असिस्टेंट मिस्टर बा को दे देता है।
कि वो इतने दिनों से उन क्लाइंट को कांटेक्ट कर रहा था, यानी कि हुआंग का असिस्टेंट भी असल में स्पाई था। वो मिस्टर बा के लिए काम कर रहा था, जिसकी वजह से मिस्टर बा अपनी स्वर्ड असिस्टेंट से मंगवाते हैं और हुआंग को स्वर्ड से मार डालते हैं, जो देखकर चेंग काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। वो अब चेंग से दूसरे ड्रग का सैंपल मांगते हैं, पर चेंग ने तो सिर्फ एक ही सैंपल अभी तक तैयार किया था। इसलिए ईरान चेंग की जगह पर उससे प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी उसे दूसरा सैंपल ला कर देगा। जिसके बाद चैरिटी बैंकेट वहीं पर ख़त्म हो जाता है और चेंग वहाँ से निकलते वक्त काफ़ी डरी हुई थी। वो हुआंग को देख रही थी, लेकिन ईरान उसकी आंखों को कवर कर देता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पर इसके बाद हम देखते हैं कि असल में हुआंग मरा नहीं था, वो बस अपनी बेटी का नाम लेकर तड़प रहा था। उसी वक्त उसके सामने शाओ आ जाती है और उसे बताती है कि असल में हुआंग ये भूल गया था कि दूसरे लोगों के घर में भी बेटियां होती हैं, क्योंकि हुआंग ने शाओ के फादर को भी मारा था। अब क्योंकि उसने उसे उसके फादर को छीन लिया था, जिसका कर्मा उसे वापस से मिल रहा था, इसलिए शाओ अपने फादर का बदला लेने के लिए उसे शूट कर देती है, जिससे कि फाइनली वो मारा जाता है। यहाँ से अब हम चेंग और ईरान को भी देखते हैं, जो कि थोड़े खुश थे, क्योंकि अब चेंग के मॉम डैड के साथ जस्टिस हो चुका था और उनका कल्प्रिट मारा गया था, जो कि असल में ईरान की वजह से ही पॉसिबल हो पाया था। क्योंकि अगर वो हुआंग के बारे में इतना कुछ पता नहीं करता तो शायद वो लोग मिस्टर बा को यूज़ नहीं कर पाते हुआंग को मारने के लिए। जिसके बाद अब वो दोनों सेलिब्रेट करने के लिए साथ में ड्रिंक करते हैं, जहाँ पर चेंग उसे थैंक्स कहती है और ये भी कहती है कि वो उस पर कितने ज़्यादा ट्रस्ट करती है और वो जान चुकी है भले ही उसकी लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स आएंगी, सभी लोग उसे छोड़कर चले जाएंगे, पर ईरानी एक ऐसा इंसान होगा जो कि उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा, वो हमेशा उसके साथ ही रहेगा। जिसके बाद ईरान को थैंक्स करने के लिए एक सैड सॉन्ग भी गाती है, जिसे सुनकर चेंग इमोशनल हो गई थी, पर ईरान भी अपना फेस उससे छुपाकर रो रहा था और दोनों उस सॉन्ग को फील कर रहे थे। अगले दिन हम देखते हैं कि चेंग और ईरान शाओ से मिलने के लिए न्यू फेरी जाते हैं, जहाँ पर शाओ चेंग से पूछती है कि वो लोग उस दिन मिस्टर बा को भी तो मार सकते थे ना, तो उन्होंने ये प्लान क्यों नहीं बनाया। तो ये दोनों उसे बताते हैं कि मिस्टर बा की जान लेने से उन्होंने जो सिंस किए हैं वो ठीक नहीं हो जाएंगे, उन्हें उसके साथ उससे भी बुरा करना था। जो भी लोग मिस्टर बा के विक्टिम्स थे उनके साथ जस्टिस करना था। उसके लिए उन्हें सबसे पहले मिस्टर बा की पावर छीननी थी और जो ड्रग प्रोडक्शन बेस था उसे ढूंढना था, ताकि उसे सीज करके वो उसे पावर से हटा सके। जहाँ भी ईरान शाओ से पूछते हैं कि क्या वो कभी न्यू फेरी छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है, तो शाओ ने बताती है कि वो अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जीना चाहती है, उसे बस उन दोनों से सिर्फ एक हेल्प चाहिए, वो थी हुआंग की बेटी के लिए कोई अच्छे पेरेंट्स ढूंढना जो कि उसका ख्याल रख सके। इस पर वो दोनों हाँ कर देते हैं। अब शाओ की परफॉर्मेंस का टाइम हो चुका था, जहाँ वो उन दोनों से ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि वो दोनों जब चाहे न्यू फेरी आ सकते हैं। इसके बाद ये दोनों अब मिस्टर बा से मिलते हैं और अब क्योंकि चेंग और ईरान मिस्टर बा के लिए काम करने वाले थे, इसलिए मिस्टर बा चेंग का नया नाम रखते हैं, जो था लिन। जहाँ वो उसे ये भी बोलते हैं कि उसके मॉम डैड ने भी मिस्टर बा की मदद की थी, वो उनके इस अंडरवर्ल्ड में हीरोज थे, तो अब चेंग को भी उनके लिए काम करना है। पर चेंग जानती थी कि उसके मॉम डैड कभी भी गलत लोगों का साथ नहीं देंगे, इसलिए उसे मिस्टर बा पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन ईरान उसे कंट्रोल करता है। या मिस्टर बा ईरान को भी वार्न करते हैं कि अगर उसने उसे धोखा दिया और उसका काम नहीं किया तो वो उसकी वाइफ यानी कि चेंग को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो अब 10 दिन का टाइम देकर चेंग को ड्रग्स बनाने का काम दे देते हैं, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। पर मिस्टर बा अपनी असिस्टेंट को उन पर नजर रखने के लिए कहती हैं, क्योंकि वो अब भी उन लोगों पर पूरा ट्रस्ट नहीं करता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेंग अपने मॉम डैड को याद करके रो रही थी। ईरान के आने पर वो ये भी बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसके मॉम डैड उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे ताकि वो लोगों की मदद कर सके। उसके मॉम डैड बिल्कुल भी बुरे नहीं थे, वो मिस्टर बा के काम कैसे आ सकते थे। इस पर ईरान उसे समझाता है कि उसके मॉम डैड ने तो अच्छी ड्रग बनाई थी जिससे वो बहुत सी बीमारियों को ठीक कर सकते थे, पर गलती उन बुरे लोगों की थी जिन्होंने उस ड्रग का गलत यूज़ किया, यानी कि चेंग के मॉम डैड की इसमें कोई भी गलती नहीं थी। अब ईरान उसको अपना ख्याल रखने के लिए कहता है, क्योंकि कल किसी काम के लिए शहर से बाहर जाने वाला था। अगले दिन अब चेंग मिस्टर ही से मिलने के लिए जाती है, जो कि मिस्टर बा के लिए काम कर रहा था। वो बिल्कुल मिस्टर बा की तरह स्वॉर्ड लेकर बैठा हुआ था। वो चेंग से भी मिस्टर बा जैसे ही बात करने लग जाता है, पर वो उसे डरती नहीं है। जैसे वो मिस्टर ही से ड्रग प्रोडक्शन की बेस के बारे में पूछती है तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और चेंग उसके ऑर्डर सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि इधर चेंग ड्रग प्रोडक्शन बेस ढूंढने में मेहनत कर रही थी, तो दूसरी तरफ ईरान भी हवा और बाकी लोग के साथ मिलकर सभी इलीगल वेयर हाउसेस को सीज कर रहा था। इस काम में उसे बहुत ज़्यादा फाइट भी करनी पड़ रही थी, उसे काफ़ी चोट भी आ रही थी। जहाँ वो बारिश के टाइम किसी तरीके से चेंग को कॉल करता है, क्योंकि चेंग उसके कॉल का काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी। चेंग फ़ोन पर बारिश होते हुए सुनती है तो समझ जाती है
कि उस वक्त ज़रूर ईरान के ओल्ड वाउंड्स में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा, क्योंकि वो अपनी पुरानी चोट से ही कुछ दिन पहले ठीक हुआ था। पर ईरान उसे उस बारे में कुछ नहीं बताता ताकि वो उसकी फिक्र ना करे, लेकिन फिर भी वो समझ जाती है कि ईरान ज़रूर इंजर्ड होगा, इसलिए वो उसे बताती है कि उसे ईरान के लिए पहले ही उसके सूटकेस में पेन किलर और फर्स्ट एड रख दिया था, इससे वो जल्दी ही रिकवर हो सकता है। ये कहकर वो उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। ईरान भी अब फ़ोन कट करते ही वहीं पर बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उसे काफ़ी चोट लग गई थी। वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी मिस भी कर रहे थे, जिसकी वजह से चैंग काफ़ी इमोशनल थी, पर उसे ईरान के आने का बस वेट करना था। अगले दिन हम देखते हैं कि ईरान ने सारे ड्रग्स वेयर हाउस से चुराकर अपनी शिप तक पहुंचा दिए थे, पर तभी वहां पर ईरान का पुराना दोस्त हाउंड आ जाता है। वो ईरान के सामने एक बेट रखता है कि अगर वहां ईरान उसे जीत कर बाहर जा सकता है तो हाउंड उसकी सारी गलतियां माफ़ कर देगा, पर अगर वो हार गया तो हाउंड ईरान के सारे सामान को जला देगा और ना ही ईरान जिंदा बचेगा। जो बोलकर अब वो एक कॉइन को हवा में उछालता है और दोनों एक ही टाइम पर अपने गन निकालकर एक दूसरे पर पॉइंट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि हाउंड ने तो यहाँ पर ईरान को बेट के नाम पर धोखा दिया था। वो उसे शूट करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही पीछे से आकर मिस्टर बा की असिस्टेंट हाउ को शूट कर देती है और उसे मार डालती है, जहाँ वो ईरान को वॉर्न भी करती है, क्योंकि ईरान ने अपने ड्रग्स का ध्यान नहीं रखा था, जिस वजह से ड्रग्स वापस से चोरी हो गई थी। जहाँ ईरान उससे कहता है कि वो उन ड्रग्स को जल्दी ही ढूंढ लेगा। दूसरी तरफ चेंग मिस्टर ही से मिलने के लिए जाती है, जो कि वापस से मिस्टर बा की स्वॉर्ड से खेल रहा था, और चेंग को देखकर मिस्टर ही वो स्वॉर्ड वापस से उसी जगह पर रखने लग जाते हैं। वो चेंग से पूछता है कि वो ट्रेन टिकट करवा कर आखिर कहाँ पर जा रही है, कहीं वो मिस्टर बा की एब्सेंस में भागने वाली तो नहीं है। यानी कि वो चेंग को वहाँ से जाने नहीं देना चाहता था, पर तभी चेंग उससे कहती है कि मिस्टर बा ने उसे कभी बाहर जाने के लिए तो मना किया ही नहीं है, और वो यहाँ पर उसे ड्रग्स का नया सैंपल भी दे देती है। बोलती है कि उसे मिस्टर बा की स्वॉर्ड को गलत जगह पर रखा हुआ है, अगर उन्हें पता चला कि वो उनकी स्वॉर्ड से खेल रहा था तो शायद वो जिंदा भी ना बचे। ये सुनकर वो थोड़ा सा डर जाता है और उसे चेंग को वहाँ से जाने की परमिशन देनी पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ईरान अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था। वो लोग बात कर रहे थे कि अब वो लोग आखिर उन ड्रग्स को कैसे ढूंढेंगे। तो ईरान उन्हें शांत करता है और कहता है कि शियांग फैमिली के पास अभी ड्रग्स हैं, जो कि उन्होंने हुआंग के वेयर हाउस से चुराई थी, तो मिस्टर बा को वाली ड्रग्स देकर बच सकता है। जिसके बाद वो अपने फ्रेंड्स को वापस से घर भेज देता है और अकेले अपने घर के बाहर लगे फ्लावर्स को ठीक कर रहा था। लेकिन तभी ईरान को अपने पीछे किसी के होने की आवाज़ आती है। उसे लगता है कि शायद उसके फ्रेंड्स अब तक गए नहीं होंगे, लेकिन जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर चेंग थी, क्योंकि वो उससे मिलने के लिए आ चुकी थी। वो उसके फेस पर लगी चोट को देखकर चेक करने लग जाती है, जिस वजह से ईरान उसे अचानक सर पर किस भी कर देता है और उसे कहता है कि क्या वो जानती है कि ईरान उसे रेड रोजेस क्यों भेजता था। इस पर वो जवाब में कहती है कि वो जानती है कि रेड रोजेस किसी को देने का मतलब क्या होता है। असल में रेड रोजेस देने का मतलब ये था कि वो इंसान आपसे डीपली लव करता है, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और एक दूसरे के काफ़ी क्लोज भी आ जाते हैं। इसके बाद वो ईरान से कहती हैं कि वो दोनों जब इस मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे और जब सब कुछ सॉल्व हो जाएगा तो वो किसी पीसफुल जगह पर जाकर रहने लगेंगे, ताकि चेंग भी डॉक्टर बनकर लोगों को अपने क्लिनिक में ठीक कर सके और उन दोनों के बच्चों को डांस और पियानो प्ले करना सिखा सके। ये सुनकर ईरान उसे हक कर लेता है और कहता है कि वो दिन जल्दी ही आएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि असल में मिस्टर बा अपने बॉस मिस्टर काई से मिलने के लिए गया हुआ था। काई मिस्टर बा से भी ज़्यादा डेंजरस था। वो उसे वार्न करता है कि उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स ढूंढ कर लेकर आए। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब ईरान और चेंग वापस से अपने घर पर लौटते हैं तो देखते हैं कि उनके घर पर किसी ने अटैक किया हुआ था। सब कुछ बहुत ही बिखरा पड़ा हुआ था। ये देखकर चेंग काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। असल में ये काम था मिस्टर बा का, जिसने हावर्ड लान को होस्टेज बना लिया था। वो मिस ला की फार्मास्यूटिकल कंपनी से ड्रग लेना चाहता था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि ईरान की चोरी की हुई ड्रग्स तो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। जहां वो लोग हाव को टॉर्चर करके मिस ला से सच निकलवाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो ड्रग्स उसने कहाँ पर छुपाई है। लेकिन तभी ईरान और चेंग वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि मिस्टर ही को हाव को टॉर्चर करने से रोक देते हैं। और अब मिस्टर बा ईरान की तरफ चाकू बढ़ाकर उसे हाव को टॉर्चर करने के लिए कहता है। ऐसे करके वो ईरान की लॉयल्टी टेस्ट कर रहा था, जिसकी वजह से ईरान भी उस चाकू से हाव को इंजर्ड कर देता है, जो देखकर लान को अब मिस्टर बा को ड्रग्स का एड्रेस भी बताना ही पड़ जाता है। वो ईरान को भी गुस्से में थप्पड़ मार देती है, क्योंकि ईरान ने बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर दी थी, पर उसने मिस्टर बा का थोड़ा ट्रस्ट जीत लिया था।
फिर हम देखते हैं कि मिस लान हाउ की इंजरीज का फर्स्ट एड करती है और हम पास्ट का एक सीन देख पाते हैं कि असल में मिस्टर हाउ और उसके पेरेंट्स बहुत सालों से शियांग फैमिली को प्रोटेक्ट करते आ रहे थे। तो हाउ भी उनकी फैमिली को अपने पूरे दिल से प्रोटेक्ट करना चाहता था। वो ईरान जैसा बनना चाहता था, जिसकी वजह से उसने ईरान से टीम अप कर लिया था। और आज जो भी मिस्टर बा के सामने हुआ था वो सब लान, ईरान और हाउ का ही प्लान था। वो लोग बस एक एक्ट परफॉर्म कर रहे थे ताकि वो लोग मिस्टर बा का ट्रस्ट जीत कर जल्दी से उस ड्रग प्रोडक्शन बेस तक पहुंच सके, जहां मिस लान हाउ को फर्स्ट एड करते हुए उससे पूछती है कि उसकी परफॉर्मेंस आज कैसी थी। तो हाउ उसे बताता है कि उसने बहुत ही रियल परफॉर्मेंस दी, क्योंकि लान तो सच में उसकी जान की परवाह करती थी। इसलिए वो दोनों वहाँ एक दूसरे को प्रॉमिस भी करते हैं कि दोनों एक दूसरे को सेफ रखेंगे और जल्दी ये मिशन एंड हो जाएगा। फिर हम चेंग और ईरान को देखते हैं। ये लोग मिस्टर बा से मिलने के लिए गए हुए थे, क्योंकि जो सैंपल चेंग ने मिस्टर बा को बनाकर दिया था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। वो ओरिजिनल से थोड़ा सा अलग था। चेंग अब मिस्टर बा से थोड़ा सा और टाइम मांगती है, और असल में ये भी ईरान और चेंग का ही प्लान था, क्योंकि उस सैंपल में प्रॉब्लम आने पर मिस्टर बा प्रोडक्शन की ही गलती निकालने वाले थे। अगर ऐसा होता तो वो चेंग को ज़रूर खुद ड्रग एनालिसिस करने के लिए ड्रग प्रोडक्शन बेस पर भेज दे, क्योंकि उन लोगों के पास ड्रग को क्लाइंट के पास डिलीवर करने का भी बहुत कम टाइम बचा हुआ था। यानी कि ये एक आखिरी मौका था चेंग का किसी तरीके से बेस पर जाने का। उसका ये प्लान काम भी कर जाता है, क्योंकि मिस्टर बा टाइम कम होने की वजह से पहले ही काफ़ी टेंशन में होता है। इसीलिए वो चेंग को खुद वो ड्रग प्रोडक्शन बेस पर जाकर चेक करने के लिए कहता है। पर वहाँ जाने के लिए मिस्टर बा अपनी असिस्टेंट को चेंग के साथ भेज रहे थे। चेंग असिस्टेंट के साथ गन पॉइंट पर थी, क्योंकि मिस्टर बा को किसी की भी जान की परवाह नहीं थी। अगर चेंग कोई भी गलती करती तो वो उसे मार भी सकता था, जिसकी वजह से ईरान थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है। पर इसके बारे में भी इन दोनों ने पहले से ही प्लानिंग कर ली थी, क्योंकि सिर्फ चेंग ही इकलौती थी जो कि उस तक जा सकती थी। उसे पूरा ट्रस्ट था कि ईरान उसे ज़रूर ढूंढ लेगा। वो किस तरीके से ये पता ज़रूर लगा लेगा कि वो बेस आखिर कौन सी लोकेशन पर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेंग की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक कार में बैठाकर बेस पर ले जाया जाता है। पर चेंग कुछ हिंट से ये तो समझ गई थी कि वो बेस असल में सिटी से दूर एक जंगल में है। अब उसे बेस पर ले जाकर ब्लाइंड फोल्ड से हटाया जाता है। मिस्टर बा की असिस्टेंट उसे बताती है कि उसे यहाँ पर 5 दिन रहकर ड्रग एनालिसिस करना होगा, यानी कि चेंग के पास सिर्फ 5 दिन थे उस ड्रग प्रोडक्शन बेस का पता लगाने के लिए। और शाओ की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग शायद चेंग को वहाँ से निकलने से पहले ही मार दिया जाएगा, जो कि बाकी लोगों के साथ भी हुआ था। तभी उसके सामने आता है मिस्टर ही, जो कि उसे कहता है कि वो अब उस जगह का कमांडर है, तो उसे अब उसकी हर बात माननी होगी। इसीलिए सबसे पहले वो चेंग की तलाशी लेता है। जैसे ही उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है तो चेंग एक ड्रग अपने मुंह पर रख देती है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वहीं पर बेहोश हो गई थी। वो अपनी इस हालत का सारा इल्ज़ाम मिस्टर ही पर डाल देती है और असिस्टेंट यहाँ पर चेंग को संभालती है। दूसरी तरफ मिस्टर बा ईरान को मिलने के लिए बुलाता है, क्योंकि उनके क्लाइंट्स को चेंग का बनाया हुआ सैंपल काफ़ी पसंद आया था। उन्होंने मिस्टर बा को ड्रग्स का फर्स्ट डिपॉजिट भी दे दिया था, जिससे कि मिस्टर बा काफ़ी खुश था। लेकिन तभी मिस्टर बा की असिस्टेंट चेंग के बेहोश होने की इन्फॉर्मेशन लेकर आती है, जो सुनते ही मिस्टर बा को बिना कुछ कहे वहाँ से जाना पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर बा असिस्टेंट के साथ चेंग को चेक करने के लिए प्रोडक्शन बेस पर जाता है। पर जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो अचानक से उनकी बेस में बहुत सारे लोग चुपके से घुस जाते हैं, यानी कि मिस्टर बा के साथ धोखा हुआ था। इसलिए लोग मिस्टर ही की मदद से चेंग को किस जगह पर छुपा देता है। अब हम देखते हैं कि बेस पर आ चुके थे डायरेक्टर ली के लोग, हाओ और ईरान, जो कि असल में उनके प्लान का हिस्सा था कि चेंग के बीमार होने पर मिस्टर बा से ज़रूर मिलने के लिए जाएंगे। और वो बेस कहाँ पर बना हुआ था उसका क्लू भी चेंग ने मिस्टर बा के असिस्टेंट के कपड़ों पर एक प्लांट का कचरा छोड़कर कर दिया था, जिससे कि ईरान को बहुत ही आसानी से उसके ड्रग प्रोडक्शन बेस की लोकेशन मिल चुकी थी, जहाँ वो उनके बीच फाइट होती है। और उसमें सबसे पहले तो हाओ मिस्टर बा के असिस्टेंट को मार देता है। उसके बाद मिस्टर बा ही का सहारा लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिसमें मिस्टर ही भी मारा जाता है। पर ईरान फिर भी मिस्टर बा को पकड़ लेता है और डिटेक्टिव ली के हवाले कर देता है, जिसके बाद वो चेंग को ढूंढने के लिए जाता है। तब तक चेंग को भी होश आ चुका था, जो कि अपनी मॉम डैड की डेथ के बारे में सपना देख रही थी। और ईरान की आवाज़ सुनते ही वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि यहाँ आने से पहले ईरान ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे ज़रूर ढूंढ निकालेगा। अब ईरान उसके सामने आ चुका था, जहाँ वो चेंग को गोद में उठाकर
उसे प्रोडक्शन बेस से बाहर लेकर चला जाता है। यहाँ से अब हमें कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ मिस लान अपने घर हाउ के साथ मिलकर मेडिसिन बना रही थी, यानी कि अब सब कुछ ठीक हो चुका था और वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी मिस्टर 13 लान से मिलने के लिए आते हैं। वो लान को प्रपोज करने के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स और फ्लावर्स लेकर आया था, जहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स उसके सामने कन्फेस करना शुरू करता है और वो लान को अपनी वाइफ बनाना चाहता था, जो सुनकर हाउ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। वो मिस्टर 13 की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन लान 13 को सब कुछ सच बता देती है कि वो एक लड़की से प्यार करती है जो कि फीलिंग्स कन्फेस करने में थोड़ा पीछे है, पर वो हमेशा लान को प्रोटेक्ट करता है। वो उसे ही शादी करना चाहेगी, जो सुनकर 13 हाउ से पूछता है कि वो लड़का कौन है, क्योंकि हाउ तो हमेशा लान के साथ ही रहता था। पर हाउ के कुछ बोलने से पहले ही लान उसे काम पर वापस जाने के लिए बोलती है और अब मिस्टर 13 को अपना एक अच्छा फ्रेंड बना लेती है, जिसके साथ वो हमेशा महजौन खेल सकती थी। अब हम देखते हैं कि जब लान रेस्ट कर रही थी तभी हाउ वहाँ पर आ जाता है, जो कि उसे प्रपोज करने के लिए आया था। वो एक रिंग निकाल कर उसके सामने नीज पर आ जाता है और अपनी फीलिंग्स बताता है कि वो हमेशा से उसे प्रोटेक्ट करता आ रहा है। वो उसे प्रोटेक्ट करना अपनी ड्यूटी मानता था और अब वो ज़िंदगी भर के लिए उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है उसका हस्बैंड बनकर। वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है, जो कहकर वो उसे पूछता है कि क्या वो उसे शादी करेगी, तो लान उसे मना कर देती है। फिर वो उसे अपने पास से वही लॉकेट निकाल कर हाउ से कहती है कि हाउ रिंग के अंदर वही पर्ल लगाना भूल गया है जो कि उस नेकलेस के अंदर था, यानी कि मिस लान ने वो नेकलेस इतने टाइम से इसीलिए संभाल कर रखा हुआ था क्योंकि वो भी हाउ को काफ़ी टाइम पहले से ही पसंद करती थी। इतना कहकर वो उसे हक कर लेती है और शादी के लिए हाँ कर देती है, जो सीन काफ़ी इमोशनल था। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर 13 अपने लोगों से बात कर रहा था कि उन्हें ढूंढना होगा कि मिस लान किसे लाइक करती है। तभी 13 से मिलने के लिए हाउ और लान आ जाते हैं। असल में मिस्टर 13 को अपनी शादी के लिए इनविटेशन देने के लिए आई थी। जब उस इनविटेशन पर हाउ का नाम देखकर 13 को काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है, पर अब वो हाउ को साइड में बुलाकर उसे समझाता है कि लान ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, अब उसे हमेशा लान को संभाल कर रखना होगा, जो कहकर वो दोनों हैंडशेक करते हैं और लान मिस्टर 13 से पूछती है कि क्या वो उनकी शादी में आएगा। इस पर वो हाँ में इशारा करता है और दोनों काफ़ी खुश होते हैं। फिर हम ईरान और चैंग को देखते हैं और डिटेक्टिव ली उन दोनों से गुड बाय कह रहा था, क्योंकि अब उसे और मिशन पर जाना था और सारे इलीगल कामों को एलिमिनेट करना था। जहाँ वो चैंग से बोलता है कि क्या वो वापस ईरान से शादी करेगी ताकि डिटेक्टिव ली उनकी शादी में आ सके, लेकिन चैंग उसे जवाब देती है कि वो चाहे तो लान की शादी में आ सकते हैं। जिसके बाद डिटेक्टिव ली चला जाता है और ईरान चैंग से पूछता है कि क्या वो उसे शादी नहीं करना चाहती, तो चैंग उसे बताती है कि उसने जब ईरान से शादी की तब उसने उसे थिंक समझकर शादी नहीं की थी, बल्कि उसने तो उसे उसी वक्त एक्सेप्ट कर लिया था जब उनकी शादी हुई थी और अपना हस्बैंड ही माना था। जो सुनकर अब दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, क्योंकि अब ये दोनों पूरे लाइफ टाइम के लिए एक साथ हो चुके थे। चाहे दोनों एक दूसरे को लास्ट प्रॉमिस भी करते हैं और ये प्रॉमिस था कि वो दोनों अपनी डेथ तक एक दूसरे के साथ रहेंगे और सपोर्ट करने वाले थे। पर अभी उनकी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि मिस्टर बा ने इतने दिन जेल में रहकर कुछ दोस्त बना लिए थे और अब किसी ने उसे जेल से बाहर निकलवा लिया था, यानी कि अब वो ईरान और चैंग से बदला लेने वाला था, वो भी अपनी नई टीम के साथ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लान और हाउ की शादी होने वाली थी। सभी लोग उन दोनों को वेडिंग ड्रेस में देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, सिवाय 13 के, क्योंकि वो अब भी यही चाह रहा था कि काश लान अपना माइंड बदल ले और उससे शादी कर ले। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता था। जहाँ प्रीस्ट उन दोनों को एक दूसरे को किस करने के लिए कहता है, पर किस करने से पहले लान रुक जाती है और हॉल की तरफ देखने लग जाती है, जहाँ 13 उसे देखकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि क्या लान ने अपना माइंड चेंज कर लिया, तो सभी लोग उसे ही देखने लग जाते हैं। पर असल में लान चैंग को ढूंढ रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी वेडिंग का इतना स्पेशल मोमेंट उसके सारे फैमिली मेम्बर्स विटनेस करे। पर चैंग तो बाहर फ्लावर्स लेने के लिए गई हुई थी, जिसे चेक करने के लिए ईरान भी बाहर चला जाता है। चैंग उसके सामने अब फ्लावर्स लेकर आती है, पर जैसे ही वो दोनों हॉल के बाहर आते हैं तो अचानक से हॉल के अंदर एक बहुत ही भयानक ब्लास्ट हो जाता है और ईरान और चैंग भागकर अंदर जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग उस ब्लास्ट से इंजर्ड हो गए थे और कुछ लोग मारे भी गए थे। जिसकी वजह से अब ईरान सबसे पहले हाउ को हॉस्पिटल भेजता है और साथ ही लान और 13 को भी। जिसके बाद ईरान शाओ को चैंग के साथ हॉस्पिटल भेजने वाला था और वो चैंग को अपनी गन भी सेफ्टी के लिए दे देता है, क्योंकि यहाँ से ईरान उन लोगों को ढूंढने जाने वाला था जिसने कि ये ब्लास्ट किया था, जो कि मिस्टर बा था। फिर हम देखते हैं कि ईरान जैसे ही चैंग और शाओ को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है तो अचानक उसे गोली चलने की आवाज़ आती है।
ये गोली लगी थी शाओ की, क्योंकि उसने मिस्टर बा के असिस्टेंट को चेंग पर निशाना डालते हुए देख लिया था। वो चेंग को बचाने के लिए उसके सामने आ गई। ये देखते ही चेंग ईरान की दी हुई गन से असिस्टेंट को शूट करके मार डालती है और अब ईरान चेंग को जल्दी से शाओ को हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए कहता है। वो खुद मिस्टर बा से लड़ने के लिए चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर मिस्टर बा अपने सारे लोगों के साथ आ चुका था और उसने अपने सारे लोगों को ऑफर दिया था कि जो भी ईरान को मारकर उसके सामने लेकर आएगा वो उसे रिवॉर्ड देगा, जिसकी वजह से सभी लोग ईरान के पीछे पड़ जाते हैं और ईरान ने कुछ हद तक सारे लोगों को मार डाला था, पर किसी वजह से अचानक से उसे एक गोली लग जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड था, जिसकी वजह से वो एक दीवार के पीछे छुप जाता है। अब उसके अंदर लड़ने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी और मिस्टर बा भी अपने बचे हुए लोगों के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन तभी मिस्टर 13 ईरान को बचाने के लिए आ जाता है। वो ईरान को वहाँ से अपनी जान बचाकर जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो अकेले दोनों हाथों में गन्स लेकर मिस्टर बा की तरफ शूट करता है, जिस बीच वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। लेकिन आखिर में वो एक बॉम्ब मिस्टर बा की तरफ फेंक देता है, जिससे मिस्टर बा और उसके सारे लोग ख़त्म हो जाते हैं। फिर हम यहाँ से कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम हॉस्पिटल रूम में सभी लोगों को देखते हैं और ईरान के सारे फ्रेंड्स और बाकी सभी लोग जिंदा बच गए थे, वो भी अच्छी कंडीशन में। सभी लोग साथ में एक दूसरे की इंजरीज के बारे में बात कर रहे होते हैं और काफ़ी खुश भी थे, क्योंकि वो सब इतने बड़े एक्सीडेंट से भी बच चुके थे। तभी मिस्टर 13 का आदमी आकर उन लोगों को बताते हैं कि भले ही मिस्टर बा मर चुका है, पर अभी उसके जैसे कई लोग हैं जो कि उनकी कंट्री में ड्रग स्मगलिंग कर रहे हैं, तो उन्हें अब उन मॉन्स्टर को एलिमिनेट करना होगा। जो सुनकर ही सारे लोग वापस से अपने वेपन्स के साथ रेडी हो जाते हैं। भले ही उन्हें इतनी चोट लगी हुई थी, पर फिर भी वो अपनी कंट्री के लिए लड़ना चाहते थे, इसीलिए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही वो सभी लोग रेडी होकर अगले दिन मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।